को दिखाया जा रहा था जो कहीं से किसी विंडो से बाहर की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि बाहर की तरफ तो बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई है। तभी हम वहाँ पर आसमान में एक बड़ी सी रिफ्ट को ओपन होता हुआ देख रहे होते हैं जो कि बिल्कुल एरोप्लेन के सामने की तरफ ओपन हुई होती है और शायद ये एरोप्लेन भी सीधा इसी के अंदर जाने वाला होता है या फिर वो इसके पास यहाँ पर इस सिटी में आ रहा होता है। हम देखते हैं आसमान में जो भी बड़ी सी रिफ्ट ओपन होती है उसके अंदर से एक एंजल जैसा कोई मोस्टर बाहर निकल कर आता है जो कि वहाँ से आता हुआ नीचे की तरफ आकर खड़ा हो जाता है और उसको देखकर काफी सारे लोग उसकी फोटोज भी लेने लग जाते हैं। सभी सोच रहे थे क्या ये कोई मोस्टर है, उनमें से कुछ बोल रहे थे नहीं देखने में तो ये बिल्कुल एंजल के जैसा लग रहा है, पर आखिर यहाँ पर आकर शांति से क्यों खड़ा हुआ है, आखिर यहाँ पर कुछ कर क्यों नहीं रहा है। पर तभी अचानक से उन सभी के सामने एक विंडो अपीयर होने लग जाती है। तभी सामने वाला वो मोस्टर एंजल बोलता है हम यहाँ पर इस वजह से आए ताकि हम तुम सभी को इनविटेशन दे सके। ये सुनते सभी लोग बोलते हैं आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है, आखिर ये किस तरीके का इनविटेशन हमें देने वाला है। तभी उनमें से खड़ा हुआ एक पर्सन पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सामने वाला वो एंजल उसने अपने पंखों को अपने फेस के सामने से हटा लिया होता है जिसको देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और ये एंजल बोलता है वो सभी जो कि क्वालिफाई हो सकते हैं वो सभी इस इनविटेशन को लेकर इसके लिए रिस्पॉन्ड करे और वो सभी जो कि इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है वो यहाँ पर ऑन द स्पॉट मारे जाने वाले हैं। तभी हम यहाँ पर इस एंजल का फेस भी देख रहे होते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी यहाँ पर स्क्रीन में लिखा आता है कि नाइट ऑफ द डिसीज एक्टिवेट हो चुका है। फिर तभी आसपास खड़े हुए सारे लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। उन सभी को पता चल जाता है कि ये पर्सन ये हमें मारने वाला है। वो सभी यहाँ पर बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दो पर्सन गिर भी रहे होते हैं। हम यहाँ पर एक लड़के को गिरता हुआ देख रहे होते हैं जिसके पास में उस एंजल की एनर्जी पहुंच रही होती है और ये बोल रही थी कि प्लीज मुझे बस तुम छोड़ दो। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी की सोड आती है जिसके अंदर से फायर की एनर्जी निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं उस लड़की को किसी पर्सन ने वहाँ पर आकर बचा लिया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा तेयोन होता है। तेयोन पीछे की तरफ मुड़ते हुए उस लड़की को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की बोलती तुम्हारा शुक्रिया तुमने यहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। तभी हम देखते हैं तेयोन सामने की तरफ खड़ा हुआ हमारे जुनसंग के बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है कि जुनसंग ने मुझे पहले ही बता देते कि यहाँ पर अचानक से मोस्टर अपीयर होने वाले और जुनसंग ने जैसा बोला था ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी हो रही है। तभी हम देखते हैं ये सब के बारे में सोचने के बाद तेयोन आगे की तरफ जाता है और वो उस एंजल वाले मोस्टर के ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो एंजल भी बड़ी आसानी से हमारे तेयोन के साथ में फाइट कर रहा होता है। वो एंजल सामने की तरफ हाथ को करते हुए अपनी बोन स्पीयर नाम से किसी स्किल को यूज करने लगता है जिससे कि अचानक से तेयोन की जमीन के पास में से वहाँ पर काफी सारी बोन जमीन से निकलने लग जाती है और वो सीधा तेयोन के ऊपर अटैक कर देती है। तेयोन बाल उससे बचता है, वो लगभग इससे मारे जाने वाला था। तभी बोन ऊपर की तरफ निकलने के बाद अचानक से उन बोन में से धमाका होने लगता है। ये भी उस एंजल की एक स्किल होती है पर तेयोन बड़ी आसानी से उसके ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है और वो इस एक्सप्लोजन से बड़ी आसानी से बच जाता है। तेयोन बोलता है कि अगर मैं नॉर्मल अटैक करता रहूंगा तो फिर इतनी आसानी से मैं इस एंजल के बैरियर को पार नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो एंजल वाला मोस्टर अपनी बोन से काफी सारी शार्ड बना लेता है और ये भी उसकी एक स्किल होती है और वो इन सभी बोन शार्ड को सीधा तेयोन की तरफ फेंक देता है और दूसरी तरफ से हमारा तेयोन भी अपनी स्किल एक्सप्लोड का यूज करने लगता है जिससे कि वो सामने की तरफ अपनी एक स्लेस्ट मारते हुए काफी बड़ा सा एक धमाका कर देता है और वो इन सभी बोन शार्ड को हटाता हुआ उस एंजल के फेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। पर तेयोन की वो सोड उस मॉन्स्टर के फेस पर जाकर रुक जाती है। शायद उसके फेस के पास में कोई एक बैरियर बना होता है पर तेयोन बोलता है कि इस बार ये वाला अटैक पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तभी तेयोन वहाँ पर एक्सप्लोड स्किल का यूज करता है और वो इसको पूरी मैक्सिमम पावर पे यूज करता है जिससे कि हम देखते हैं अचानक से उस सोड के अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है और फिर वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। एक तरफ से हमारा तेयोन अपनी एनर्जी को लगा रहा होता है और दूसरी तरफ से वो एंजल अपने बैरियर को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा होता है। पर तेयोन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती जा रही होती है वो उस एंजल के बैरियर को भी धीरे धीरे करके तोड़ने लग जाती है जिससे कि वो एंजल मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। फिर हमें वहाँ पर दिखाया था वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और शायद हमारे तेयोन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है क्योंकि हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की खोपड़ी सीधा तेयोन के पैर के पास आकर गिरती है। तेयोन उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगर था। इसकी रैंक लगभग A के आसपास हो सकती है। अगर मेरे पास जुनसों का ये वेपन नहीं होता तो फिर मैं शायद इसको नहीं हरा सकता था और ऐसा लगता है कि शायद इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर लोगों को बचा लेना चाहिए। तेयोन इतना बोलते वहाँ से जाने लगता है पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी वहाँ पर हलचल करने लगती है और वो अपनी एक स्किल रिटर्न टू द डिसीज को यूज करने लगता है जिससे कि ये मरने के बाद में फिर से एक बार जिंदा हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो एंजल मॉन्स्टर वहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ से हमारे तेयोन के ऊपर अटैक कर
करने लगता है। अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए तेन के ऊपर अपनी कोई स्किल को यूज करने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं उस एंजल के पीछे की तरफ से किसी का एक कोई वेपन आता है जो कि उस एंजल को बीच में से फाड़ता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। इस चीज की आवाज सुनते तेन भी पीछे की तरफ दिखता है और बोलता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। तेन उस एंजल को देखते हुए बोलता है। तभी तेन को जुनचों की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है कि इस वाले एंजल के पास फिर से जिंदा होने की एबिलिटी है। अगर तुम इसको पूरी तरीके से नहीं जलाते हो या फिर तुम इसके ऊपर डिवाइन अटैक नहीं करते हो तो फिर ये शायद फिर से जिंदा हो सकता है। तभी तेन देखने लगता है कि आखिर जुनसंग की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर तभी हम देख रहे होते हैं वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से हमारा जुनसंग निकल रहा होता है और उसने जो भी वो अटैक उस एंजल मॉन्स्टर के ऊपर किया होता है वो जुनसंग ने उस बो की मदद से किया होता है। जुनसंग वहाँ पर आते तेन को बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मदद से ये वाला क्वेस्ट इतनी आसानी से क्लियर होता जा रहा है। और तभी हम देखते हैं जुनसंग के सामने एक की अपीयर होती है और जुनसंग को एक स्क्रीन विंडो शो रही होती है जिसमें लिखा होता है कि एक हीरो ने एक मॉन्स्टर को हरा दिया है, इस वजह से तुम्हें एक ब्लैक की दी जा रही है। फिर तभी हम देखते हैं तेन को भी एक विंडो शो हो रही होती है जिसमें उसको एक मेन क्वेस्ट दिया गया होता है। इसमें लिखा होता है कि इस दुनिया का अंत जल्दी आने वाला है, यहाँ पर नाइट ऑफ द डिसीज लागू होने वाला है और इस रियल वर्ल्ड के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर होने वाले हैं जो कि खुद के डिसीज वर्ल्ड से आने वाले हैं और यहाँ पर जो भी हीरो प्लेयर है उसको इस डिसीज वर्ल्ड के अंदर जाकर वहाँ पर जाकर उनको हराना होगा और जो भी नॉर्मल प्लेयर है उन सभी को अलग अलग टास्क दिए जाने वाले हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ही सारी चीजें और भी ज्यादा हार्ड होती जाएगी। इन सब को देख कर तेयुन अपने मन में सोचता है इस वर्ल्ड की कैलमिटी अब यहाँ पर आने वाली है, हम सभी को अब यहाँ पर एक शेयर्ड क्वेस्ट मिलने वाला है, मतलब कि हम सभी को लगभग एक जैसा क्वेस्ट मिलने वाला है। जुनसंग तेयुन को देखते हुए बोलता है अगर हम इन सभी चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर जितना तुम सोच रहे हो ये चीज उससे ज्यादा आसान होने वाली है। हमारे जुनसंग के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ा सा वेयर हाउस को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हम यहाँ पर मियो को देख रहे होते हैं जो कि अपने स्क्रीन विंडो के ऊपर देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर ये चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं मियो को वहाँ पर एक मेन क्वेस्ट दिया गया होता है, में भी लिखा होता है कि वर्ल्ड की कैलेमिटी आने वाली है और यहाँ पर एक हीरो प्लेयर अपीयर हो चुका है और तुम्हारा काम है कि तुम उस हीरो प्लेयर को जाकर मारोगे। ये सब देखते हुए मियो बोलता है कि अभी आधा साल भी नहीं हुआ है सिस्टम विंडो के एक्टिवेट हुए अभी बस कुछ ही समय हुआ है और इतनी जल्दी यहाँ पर एक हीरो प्लेयर भी आ चुका है और आखिर वो हीरो प्लेयर कौन है। इतना बोलते में अपने फोन को निकाल रहा था और वो उस हीरो प्लेयर को दिख रहा होता है जिसमें वो हमारे तेयुन और हमारे जुनसंग को देख रहा होता है। तभी वो जुनसंग को देखते ही बोलता है कि अच्छा ये पागल सपोर्टर आखिर ये एक हीरो प्लेयर कैसे बन सकता है, एक रैंक सी का प्लेयर होते हुए भी इसने मुझे उस वक्त हरा दिया था और इसके साथ साथ इसको आगे होने वाली सारी चीजों के बारे में भी पता है और ये एक हीरो बनकर उसके सारे बेनिफिट भी ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको आगे होने वाली सारी चीजों के बारे में पहले से पता है। चलो फिर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे पता है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। अगर इसको सब कुछ पता है तो फिर इसको ये भी पता होगा कि अब इसको कहाँ पर जाना चाहिए। अभी ये सब सोचने के बाद में वो अपने विंडो में से किसी चीज को परचेज करने लगता है। इसमें इसने डायमेंशनल फिशर जनरेटर को परचेज किया होता है और अभी तक हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। हम यहाँ पर इसके हाथ में एक छोटी सी सोर्ड को देख रहे होते हैं और मैं वो बोलता है कि अगर इसको पहले से पता है कि आखिर इसे कहाँ जाना है तो फिर मैं वहीं पर जाकर इसका इंतजार करने वाला हूँ। अब जाकर हमें डायमेंशनल फिशर जनरेटर के बारे में बताया जा रहा होता है। इसका यूज करते हुए तुम कहीं पर भी एक डायमेंशनल को बना सकते हो जो कि बिल्कुल गेट की तरह बनेगा और तुम उसके अंदर जा सकते हो, पर यहाँ पर इसको एक ही बार यूज किया जा सकता है और इसके अंदर बस एक ही पर्सन जा सकता है। फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें फेनेटिक्स टेम्पल को दिखाया जा रहा होता है। भी हम वहाँ पर किसी चर्च वाले किसी पर्सन को चिल्लाते हुए देख रहे होते हैं जो कि बोल रहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ को भी लगा देना हमारे इस होली रियलिटी को प्रोटेक्ट करने में। तभी हम देख रहे थे वहाँ पर हमारा जुनसंग खड़ा होता है और उसके सामने सारे के सारे होली लोग होते हैं जो कि पता नहीं क्यों इन्होंने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। हमारे जुनसंग इन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है। इस सभी के सभी हमारे जुनसंग के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर जुनसंग बहुत सारी वेपन्स को क्राफ्ट करते हुए उनको सामने की तरफ भेजते हैं, उन सभी को एक एक बार में खत्म कर देता है। वो सारे होली लोग वहाँ पर चीखते चिल्लाते मारे जा रहे होते हैं और जुनसंग ने उनको बस कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया होता है और वो उन सभी को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा होता है। फिर जुनसंग वहाँ से थोड़ी सी दूर किसी चीज को देख रहा होता है जो कि दिखने में किसी कोई कप जैसा दिख रहा होता है। जुनसंग वहाँ पर जाते हैं उस कप को उठा लेता है। जुनसंग वहाँ पर आने के बाद बोल रहा होता है ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स है और मैं इन सभी को अकेला तो जल्दी नहीं उठा पाऊंगा। तभी जुनसंग उस कप को उठा रहा था और हमें उस वेम्पायर कप के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि रैंक सी का कप होता है। ये एक लग्जरी कप होता है जिससे कि वेम्पायर यहाँ पर ब्लड को पीते हैं और इसको किसी चीज के साथ कंबाइन करने के बाद तुम इसको एक स्पेशल आइटम बना सकते हो
तभी जुनसंग बोलता है कि अगर मुझे एलिजाबेथ के लिए किसी आइटम को बनाना है तो फिर मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी जुनसंग यहाँ पर साइड क्वेस्ट ओपन हो जाता है। इसमें लिखा होता है कि यहाँ पर एक और हिडन बॉस है, तो अगर तुम इस टेम्पल के अंदर उस हिडन बॉस को हरा दोगे तो फिर तुम्हें वैम्पायर का एसेंस मिल जाएगा। इसको देखते हुए जुनसंग वहाँ पर एलिजाबेथ को समन कर लेता है। एलिजाबेथ वहाँ पर आ जाती है और वो जुनसंग से पूछती है आखिर क्या चीज है, तुमने मुझे समन क्यों किया है। तभी जुनसंग किसी दूर की तरफ किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए एलिजाबेथ को बोलता है क्या तुम्हें वो चीज दिख रही है, उधर जाओ और मेरी पिकेक्स ले लो, उसके साथ में तुम इन सभी माना स्टोन को कलेक्ट करो, तुम्हें बस मेरे लिए इन सभी को माइन करना है। तब ये सब सुनने के बाद एलिजाबेथ गुस्सा होती है और बोलती है तुमने मुझे फालतू के काम के लिए यहाँ पर समन किया है। हम देखते हैं जुनसंग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है कि हमें जितना हो सके उतना ज्यादा कलेक्ट करना है, जिससे कि हम नाइट ऑफ द डिसीज क्वेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पर इन सभी माना स्टोन को निकालने के लिए तुम्हारी जो स्किल है वो सच में परफेक्ट है। एलिजाबेथ बोलती है अगर तुम्हें क्या बकवास करे तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। जुनसंग बोलता है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे हिडन बॉस यहाँ से निकल जाएगा, मुझे जल्दी से तुम्हारे लिए कोई एक आइटम बनाना है। खुद के लिए एक आइटम को सुनते हैं एलिजाबेथ थोड़ा सा शांत होती है और बोलती है तुम मेरे लिए एक आइटम बनाने वाले हो। तभी जुनसंग बोलता है अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो ये लो मेरी पिकेक्स और जल्दी से यहाँ पर माना स्टोन को कलेक्ट करना चालू करो। हम देखते हैं एलिजाबेथ को अभी भी ये काम करना पसंद नहीं है, पर फिर भी उसको जबरदस्ती ये काम करना ही पड़ता है। वो अपने ब्लडी हैंड की मदद से वहाँ पर माना स्टोन को कलेक्ट कर रही होती है और बोलती है सच में मेरे जैसे वेम्पायर के लिए बहुत ज्यादा शर्म का काम है। तभी हम देखते हैं जुनसंग दीवारों पर अपने हाथ को फेर रहा होता है और बोलता है मेरी मेमोरीज के हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई हिडन डोर होना चाहिए। तभी जुनसंग वहाँ पर किसी एक छोटे से बटन को देखता है और बोलता है कि हाँ मैंने इस चीज को ढूंढ लिया। जुनसंग बोलता है मेरी पास्ट लाइफ अंदर ये जो गेट था इसके खुलने के बाद अंदर की तरफ से काफी सारे मोस्टर निकल के आए थे। तभी हम देखते जुनसंग अंदर की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है, क्योंकि सामने की तरफ उसे कोई भी मोस्टर नहीं बल्कि बहुत सारी लाशें दिख रही होती है और वो उनको देखते बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई मुझसे भी पहले यहाँ पर आ चुका है। सभी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन सभी की मौत बस अभी अभी हुई है। इतना बोलते हुए जुनसंग आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है चलो ठीक है देखते हैं कि आखिर कौन मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। फिर तभी जुनसंग को सामने की तरफ से किसी की आवाज आती है जो कि जुनसंग से बोल रहा था कि तुम थोड़ा सा लेट हो चुके हो, मुझे बहुत ज्यादा देर होगी और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज को सुनते ही जुनसंग बोलता है कि शायद इस आवाज को मैं पहचानता हूँ। तभी जुनसंग अंदर की तरफ चले जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। फिर तभी हम देखते वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मियो बैठा होता है। मियो बोलता है कि तुम अचानक से वहाँ से डिसअपीयर हो गए थे और तुम्हारे पास हीरोज के भी बेनिफिट है। इसको देखते हुए मुझे पहले से ही पता लग गया था कि आगे तुम अब आगे कहाँ जाने वाले हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो हिडन बॉस है उसको तो तुम बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तभी हम देख रहे होते हैं मियो के हाथ में उस एंशिएंट वैम्पायर का एसेंस होता है जिसके लिए हमारा जुनसंग यहाँ पर आया होता है। मियो वहाँ पर खड़ा था और बोलता है मैं तुम्हें पहले बता दूं कि तुम पहले वाले तरीके का यूज करते हो फिर इससे मुझे नहीं हरा सकते हो। यहाँ पर तुम ही अकेले नहीं हो जो कि सामने वाला अपोनेंट को ठीक से समझ सकता है। मैं भी तुम्हें अब ठीक से समझने लगा हूँ और मैं तुम्हें अब यहाँ पर हराने वाला हूँ। मियो आगे की तरफ जंप करते हुए सीधा जुनसंग की तरफ ही जा रहा होता है और बोलता है कि इस बार तुम्हारे पास कुछ भी सोचने के लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला हूँ। इतना बोलते मियो अपनी स्वॉर्ड से जुनसंग के सीधा गर्दन की तरफ अटैक कर रहा होता है और जुनसंग इस वक्त भी बड़ी शांति से वहाँ पर खड़ा होता है और तभी मियो उसके ऊपर अटैक करता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं दूंगा तो फिर मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। पर तभी मियो को अचानक से कोई चीज फील होने लगती है। वो भी उस तरफ देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, क्या मैं इतनी आसानी से इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ, क्या मैं बस एक ही बार में इसको सच में काट कर आगे की तरफ निकल चुका हूँ। पर तभी हम देख रहे होते जुनसंग के पीछे की तरफ उसने अपनी शील्ड को एक्टिवेट किया होता है और वो शील्ड बीच में से कट चुकी होती है। तभी हम देखते जुनसंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए मियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर बस इतना ही कर सकते हो तो फिर तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। तभी हम देख रहे होते जुनसंग ने अपनी फ्रेगार्ड्स को वहाँ पर बुला लिया होता है और वो इस मियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है और उस वक्त मियो भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हीरो बनने के बाद में इसके स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर चलो ठीक है फिर भी मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्लोज कॉम्बैट के अंदर मैं इससे काफी ज्यादा कर सकता हूँ। हम देख रहे होते मियो पर बड़ी सी स्माइल कर रहा होता है और तभी हमारे जुनसंग अपनी फ्रेगार्ड से उसके ऊपर तगड़ा सा अटैक कर देता है। पर मियो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वो वहाँ से गायब होता है सीधा जुनसंग के पीछे की तरफ आता है और बोलता है कि तुम इतनी स्लो स्पीड के साथ में मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते हो। ना बोलते हुए जुनसंग के ऊपर पीछे से अटैक कर ही रहा होता है पर तभी हमारे जुनसंग पीछे की तरफ ही अपने वेपन को क्राफ्ट कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्पीड की मैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते जुनसंग वहाँ पर भाले बनाते हुए सीधा मियो के ऊपर अटैक कर देता है और मियो पीछे की तरफ झुकता हुआ अपने आप को उनसे बचा रहा होता है और बोलता है कि मैं इस बार तुम्हारी किसी भी
ट्रिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ। तभी हम देखते जुनसंग वहाँ से जंप करता हुआ अपनी फ्रेगाज से मियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि वो तो हम देखेंगे कि आखिर तुम मेरी ट्रिक में फंसते हो या फिर नहीं। तभी जुनसंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और मियो अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमारे जुनसंग के अटैक को रोक रहा होता है, पर उसको इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही होती है। जुनसंग बोलता है कि शायद इतनी पावर काफी रहेगी इसको हराने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं दोनों के दोनों क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पर स्वॉर्ड से फाइट करना चालू कर देते हैं। हमारे जुनसंग के पास किसी भी तरीके की कोई भी एबिलिटी नहीं है, पर उसका जो वेपन है जो की फ्रेगार्च है उसके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी है जो कि यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर सकती है। तभी हम देखते हैं वो बोलते कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है, अगर इसको हीरो के बेनिफिट भी मिल जाएंगे तो भी ये इतना ताकतवर नहीं बन सकता है। आखिर ये मेरी स्पीड के साथ में कैसे मैच कर पा रहा है, आखिर ये कैसे मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर पा रहा है। मैं इतना सोच रहा था तभी इसको पीछे की तरफ से कोई चीज फील होने लगती है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वहाँ पर जुनसंग ने बो को अपीयर कर लिया होता है और वो वहाँ से अपनी बो से फायर कर देता है, जिससे मैं बिल्कुल बाल बाल बचता है, मतलब कि इसकी गर्दन लगभग उड़ने वाली थी। मैं बोलता अब ये पागलों की तरह कहीं पर भी आइटम को समन करने लगा है, जिससे मेरा जो भी काउंटर अटैक मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अटैक के बीच में मुझे बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर ठीक से अटैक नहीं कर सकता। तभी हम देख रहे होते हैं जुनसंग ने अपनी शील्ड को वहाँ पर बुला लिया होता है। मैं बोलता है कि यहाँ पर आकर मेरी सारी कैलकुलेशन गलत हो चुकी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है। अब देख रहे होते हैं जुनसंग ने अपनी शील्ड को आगे की तरफ भेजते हुए मियो की तरफ भेज दिया होता है और मियो उससे टकराने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर गिरता है, पर तभी हमारा जुनसंग अपनी फ्रेगाज को कंट्रोल करते हुए मियो के पीछे की तरफ से इसके ऊपर अटैक कर देता है। मियो बोलता है कि इसकी स्पीड सच में बढ़ चुकी है। इसकी इन सभी स्किल को देखकर मुझे अपनी एक टेक्निक की याद आ रही है, जिसको कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अभी मियो पीछे की तरफ मुड़ते हुए जुनसंग की फ्रेगाज को वहाँ पर डिफेंड कर देता है और बोलता है कि आखिर तुम पागल, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। पर तभी मियो उधर देख रहा होता है कि वहाँ पर बस जुनसंग की वो सोड़ी होती है। जुनसंग वहाँ पर खुद नहीं आया होता है, पर तभी हम मियो के पीछे की तरफ से हमारे जुनसंग के हाथ को आता हुआ देख रहे होते हैं, जो कि पीछे की तरफ से आते मियो के सर को पकड़ लेता है। फिर हमारा जुनसंग अपनी रिंग की मदद से इस मियो की एक स्किल को कॉपी करने लग जाता है और वो इस स्किल को कॉपी करने के बाद जुनसंग अपने सामने स्क्रीन विंडो पर देख रहा होता है और बोलता है कि जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल ये वैसा ही है। हम देखते हैं जुनसंग ने यहाँ पर मियो की रैंक सोलो स्वॉर्ड स्किल को कॉपी किया होता है, जो कि एक रैंक एक ही स्किल होती है। इसकी मदद से जो भी स्वॉर्डमैन होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ जाती है और ये वाली स्किल बस तुमको सीक्रेट बुक से ही मिल सकती है। इसकी मदद से तुम अपनी जॉब को चेंज करके स्वॉर्डमैन भी बन सकते हो। अभी मियो जुनसंग के हाथ को उठाता है और बोलता है कि तुम अपने गंदे हाथ मेरे सिर के ऊपर से हटा दो। इतना बोलते मियो हमारे जुनसंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग ने अपनी नागा वाले डेगर को निकाल लिया होता है और इससे वो मियो के हाथ पर एक छोटा सा कट लगा देता है। तभी वहाँ पर मियो को लिखा भी आ रहा होता है, तुम्हें नागा राजा का पॉइजन दे दिया गया है, जिससे कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। तभी जुनसंग अपनी फ्रेगाज से यहाँ पर मियो के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये वाली स्किल कहाँ से मिली हुई है। मियो बोलता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जुनसंग बोलता है कि मैं उस सीक्रेट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्डमैन वाली स्किल मिली है। वो वाली बुक अभी तक यहाँ पर रिलीज नहीं करी गई है, तो फिर आखिर तुम्हें वो कैसे मिल सकती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जुनसंग से हटता हुआ थोड़ा सा दूर की तरफ चला जाता है और बोलता है अगर तुम मुझसे सब कुछ जानना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें मुझे यहाँ पर हराना होगा। इतना बोलते हुए मैं वहाँ पर अपनी शॉप को ओपन करता है और वो वहाँ से एक्सप्लोजन पोशन को खरीदने लगता है। मैं यहाँ पर इस पोशन को खरीद लिया होता है और बोलता है कि मुझे लगाने तक मुझे इस चीज का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इस पोशन ऑफ एक्सप्लोजन को दिखाया जा रहा होता है, जिसको कि बस इस शॉप से खरीद के लिया जा सकता है। इसकी मदद से तुम्हारे जो भी स्टेट पॉइंट होते हैं वो लगभग 1 घंटे तक काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तभी हमारा जुनसंग पीछे की तरफ मुड़कर मियो को देख रहा होता है। हमें मियो को पीछे जाता हुआ दिखाया जा रहा होता है। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी होती है। बोलता है कि मैं सच में तुम्हारी पावर को मानता हूँ, तुम सच में काफी कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी वजह से मुझे इस चीज को यूज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इस पोशन के बारे में बताया जा रहा होता है, जिससे कि मियो की जो भी स्टेट होते हैं वो लगभग 200% तक इंक्रीज हो जाते हैं। फिर तभी मियो नीचे की तरफ बैठते हुए अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड की बेसिक टेक्निक जो कि उसकी थर्ड स्वॉर्ड फॉर्म होती है उसको यूज करने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक ही बार में पूरी तरीके से काट के रख दूंगा। बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है। अपनी स्वॉर्ड की तीसरी स्किल को यूज करने वाला है, जिसको कि क्रेजी एनिहिलेशन घोस्ट स्टॉर्म बोला जाता है। इससे यहाँ पर रेड कलर की काफी खतरनाक सी एनर्जी फैलने लगती है और मियो अब हमारे जुनसंग की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग भी मियो की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि इतना ज्यादा बकवास करने के बाद तुम यहाँ पर बस इतना ही कर सकते हो। ये सुनते हुए मियो बोलता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। जुनसंग बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने स्टेट को इंक्रीज कर लिए, पर अगर तुम अपनी स्किल को आधा भी ठीक से यूज नहीं कर सकते तो फिर ये सारी चीजें तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। अभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग अपने वेपन फ्रेगार्च की स्किल को यूज करने लगता है, क्योंकि स्किल बेटर प्रोफिशिएंसी होती है, जिससे कि अब शायद हमारा जुनसंग अपनी स्किल को और भी ज्यादा परफेक्ट तरीके
तरीके से यूज कर सकता है। तभी जुनसंग सामने की तरफ जाता हुआ मन में सोच रहा होता है। यहाँ पर जो भी अटैक है इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नॉर्मल सा स्टॉर्म अटैक है, पर फिर भी जो भी स्वॉर्ड के अटैक होते हैं उनके अंदर एक फिक्स रूल होता है जिसको कि तुम्हें ठीक से फॉलो करना होता है। अभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग ने अपनी फ्रेगार्स वेपन की स्किल के साथ में उससे जो भी स्किल कॉपी करी हुई थी उसको ही कंबाइन करने लगता है, जिससे कि अब जुनसंग की जो भी टेक्निक होती है वो और भी ज्यादा मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। अभी लगभग पूरी तरीके से मैक्सिमम हो गई है। जुनसंग बोलता है कि मेयो का जो भी स्टॉर्म सामने की तरफ से आ रहा है, अगर मैं अपनी टेक्निक को बिल्कुल ठीक से परफॉर्म करता हूँ तो फिर सामने की तरफ से मेयो का जो भी स्टॉर्म है इसको मैं बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। देखते मेयो ने जो भी अटैक किया होता है उससे हमारे जुनसंग पूरी तरीके से कवर हो जाता है। पर तभी हम वहाँ पर देख रहे होते हैं उस बड़े से स्टॉर्म के अंदर से काफी बड़े बड़े से स्लैश लगते हैं, जिससे कि मेयो का वो स्टॉर्म एक ही बार में खत्म हो जाता है। और तभी मेयो की पूरी बॉडी पर भी काफी सारे स्लैश लग जाते हैं। मेयो बोल रहा था कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया, आखिर इसने अभी अभी यहाँ पर कौन सी स्किल का यूज कर दिया है। तब यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद दिखाया जा रहा होता है मेयो वहाँ पर जमीन पर लेट चुका होता है और जुनसंग बड़ी शान से वहाँ पर खड़ा होता है। और हम वहाँ पर जमीन पर भी देख सकते हैं काफी बड़े बड़े से स्लैश के निशान छप चुके होते हैं। तभी मेयो वहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने हाथ में उस वेपन को निकालता है जो कि उसने कुछ समय पहले परचेज किया होता है, जिससे कि शायद डायमेंशन को कट करके वहाँ पर एक गेट बना सकता है। तभी जुनसंग उसको बोलता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी साथी नहीं जो कि तुम्हें यहाँ पर आकर मार कर तुम्हें बचा सके। तभी मेयो वहाँ पर उस छोटे से वेपन को निकालते बोलता है कि मैं इन सभी चीजों को इस तरीके से खत्म नहीं होने दूंगा। इतना बोलते हुए सामने की तरफ एक स्लैश मारने वाला होता है और तभी हमारा जुनसंग अपना स्लैश अटैक करते हुए मेयो के एक हाथ को पूरी तरीके से काट देता है। तभी हमारा जुनसंग उस वाले ब्लेड को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो डायमेंशन स्प्लिटिंग ब्लेड है, ये शायद यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा था। अभी जुनसंग मेयो से पूछता है अब तुम्हारे पास और भी जिंदगी नहीं बची हुई है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ ना। अभी मेयो हंसते हुए बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें सब कुछ पता होगा और ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता है। तभी जुनसंग अपने वेपन को मेयो की गर्दन के पास में ले जाता है और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तभी मेयो बोलता है कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ इससे तुम्हारा क्या मतलब है, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनकी सोल को हमसे ले लिया गया उनके पास इस तरीके की कोई भी चॉइस नहीं है। और जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें हमारे बारे में अभी ठीक से नहीं पता है। ये सब सुनने के बाद जुनसंग उससे पूछता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मेयो बताता है कि हम वो सब कमीने लोग हैं जिनको कि यहाँ पर चूज किया गया है, इनको कि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर बना दिया गया है। हम सभी ने अपने अपने वर्ल्ड के अंदर प्लेयर्स को धोखा दिया है और हमने हमारे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया है और तुम इस दुनिया के अंदर भी मेरे जैसे काफी कमीने लोगों को देखने वाले हो। इस वक्त तुम यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हमारे जैसे लोग यहाँ पर बैठे बैठे खेल नहीं रहे थे बल्कि वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। मेरी इन सभी बातों का मतलब तुम जल्दी समझने वाले हो। मेयो इतना बोल रहा था तभी हमारे जुनसंग मेयो को वहाँ पर मार देता है और वो ये सारी चीजें बड़ी सीरियस होकर देख रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर हमारे जुनसंग को वहाँ से जाते हुए दिखाया जा रहा होता है। जुनसंग वहाँ से गेट से निकलने के बाद सामने की तरफ किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ एलिजाबेथ खड़ी होती है, उसने उन सभी माना क्रिस्टल को माइन कर दिया होता है। जुनसंग भी बोलता है कि वाह तुमने तो सच में इतनी जल्दी इन सभी को माइन कर दिया है। एलिजाबेथ बोलती तुमने मेरी जैसी वेम्पायर को इतने फालतू से काम में लगा दिया है, सच में तुमने आज मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी। हम देख रहे थे हमारा जुनसंग अपनी स्किल कंबाइन का यूज कर रहा होता है जिससे कि वो काफी सारे आइटम को लेकर वहाँ पर एक नया आइटम बना सकता है। हम देखते हैं जुनसंग ने इसके अंदर उस वेम्पायर के एसेंस का भी यूज कर दिया होता है जिससे कि उसने अपने हाथ के ऊपर किसी चीज को बनाया होता है, उसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है। जुनसंग इस चीज को एलिजाबेथ को देने लगता है। एलिजाबेथ बोलती है मैं तुम्हारी साथी हूँ, तुम मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। फिर तभी एलिजाबेथ जुनसंग के हाथ में उस चीज को देखने लगती है और बोलती है आखिर ये क्या चीज है। हमें जुनसंग के हाथ में एक रेड कलर की कोई पिल दिखाई जा रही होती है। जुनसंग बोलता है ये तुम्हारे स्टेट पॉइंट को इंक्रीज करने में मदद करेगी, मुझे फ्यूचर में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ। और भी तरीके होते हैं जिससे कि तुम अपने स्टेट पॉइंट को बढ़ा सकते हो, पर ये वाला जो तरीका है इसको बस डंजन से प्राप्त किया जा सकता है। तभी एलिजाबेथ उसको लेते हुए बोलती है अच्छा तो फिर इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हुए थे, तुम चाहते थे कि मेरी पावर और भी बढ़ जाए, चलो ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। इतना बोलते हुए एलिजाबेथ उस पिल को खा लेती है। उसको खाते उसको अपनी बॉडी के अंदर थोड़े से बदलाव फील होने लगते हैं। हम देखते हैं एलिजाबेथ के हाथ और उसकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके रिएक्शन आने लगते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ बोलते हैं कि इसने सच में मेरी पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तभी हम देखते हैं एलिजाबेथ की जो भी पावर सील हो रखी थी उसमें वो लगभग 40% का यूज कर पा रही थी, पर अब यहाँ पर हमारी एलिजाबेथ लगभग 60% पावर का
यूज कर सकती है, जिससे कि हमारे एलिजाबेथ की जो भी रैंक होती है वो भी अब ए तक पहुंच चुकी होती है। फिर तभी एलिजाबेथ एक क्यूट सा फेस बनाते हुए जुनसोंग से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ऐसे थोड़े और बना सकते हो? जुनसोंग बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके के आइटम को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है, पर फिर भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में ऐसे और भी तरीके हैं जिससे मैं तुम्हारी पावर को फिर से लौटा सकता हूँ। एलिजाबेथ बोलती है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन सभी के बदले में मुझसे और भी बेकार से काम करवाने वाले हो। फिर जुनसोंग उसकी बात का जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है, चलो ठीक है, हमारा यहाँ पर पूरा काम खत्म हो चुका है, तो फिर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और पीछे से एलिजाबेथ उसको बार बार आवाज दे रही होती है। तभी हम देखते हैं जुनसोंग वहाँ पर उस वेपन को निकाल लेता है जो कि मियो ने परचेज किया होता है। एक बी रैंक की डंजन ब्रेकर होती है, जिससे कि तुम डायमेंशन को स्प्लिट कर सकते हो और इसको तुम बस एक ही बार यूज कर सकते हो। अभी जुनसोंग बोलता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमें वर्ल्ड क्लाइमेट डंजन के अंदर जाना चाहिए। जुनसोंग के इतना बोलने के बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कहीं पर आसमान फटता हुआ दिखाया जा रहा है। वहाँ पर हम अंदर की तरफ से काफी हड्डी वाले मोस्टर को देख रहे होते हैं, जिनका साइज सच में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। वो पूरे आसमान से नीचे की तरफ जमीन पर देख रहे होते हैं और ये शायद लगभग बिल्डिंग के साइज के दिख रहे होते हैं। हमारा जुनसोंग और उसके साथ में एलिजाबेथ को दिखाया जा रहा होता है, जो कि पोर्टल मतलब कि गेट से निकलते हुए रियल वर्ल्ड में आ रहे होते हैं। जुनसोंग एलिजाबेथ से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर तेयन के साथ में मिलना होगा। उसने मुझे वादा किया था कि वो अपने गिल्ड के जो भी मटेरियल है वो मुझे ला कर देगा, इसकी मदद से हमारी सारी चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। जुनसोंग इतना बोल रहा होता है कि तभी उसको सामने की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी जुनसोंग सामने की तरफ देखता है कि आखिर ये कौन है। फिर हमें वहाँ पर बड़ा सा मोस्टर दिखाया जा रहा होता है। इसको देखने के बाद जुनसोंग बोलता है, क्या इतनी जल्दी ये कैलमिटी एक्टिवेट भी हो चुकी है? तभी जुनसोंग के सामने क्वेस्ट अपीयर होने लगती है, जो कि एक मेन क्वेस्ट होती है, जिसमें लिखा होता है पॉइजन स्पाउटिंग जायंट यहाँ पर आ चुका है और अभी स्टेज 1 चालू हो रहा है। कुछ एरिया के अंदर काफी सारे मोस्टर अपीयर होंगे और उसके साथ में ये पूरा एरिया भी तबाह होने लगेगा। तुमको 72 घंटे के अंदर यहाँ पर एक पार्टी को फॉर्म करना है और तुम्हें यहाँ पर रेड करके इसको क्लियर करना है। तभी हम देख रहे हैं तो उसमें लगभग 6 घंटे पहले से ही गुजर चुके होते हैं। जुनसोंग बोलता है कि 6 घंटे इतनी जल्दी निकल भी गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस डंजन के अंदर गए हुए थे तब से यहाँ पर ये सारी तबाही मच रही है। जुनसोंग अपना फोन निकालता है और बोलता है कि इस हिसाब से तो और भी जो भी तबाही थी वो भी शायद हो चुकी होगी। तभी जुनसोंग अपने फोन में काफी सारी न्यूज को देख रहा होता है, इसमें काफी सारी अलग अलग चीजें पूरी दुनिया के अंदर चल रही होती है। हर एक जगह पर गेट अपीयर हो रहे होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है। पूरे वर्ल्ड में फ्रांस के अंदर एक ओवरग्रोन ट्री ऑफ लाइफ आ चुका होता है और चाइना के अंदर एक इटर्नल विंटर आइस पैलेस आ चुका होता है और इसी के साथ में यूनाइटेड किंगडम वहाँ पर एक ब्लैक मेज का स्टीपल आ चुका होता है। जुनसोंग उनको देखते पहचान जाता है, चिली लाइफ के हिसाब से बिल्कुल सेम लोकेशन है। पर आखिर सारी चीजें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है? इन सभी को लगभग होने में लगभग 2 साल का और समय लगने वाला था, पर आखिर अचानक से इतनी जल्दी कैसे होने लग गई? तभी जुनसोंग को पीछे से किसी की आवाज आती है, जो कि जुनसोंग का नाम ले रहा होता है। तभी हम वहाँ पर दोजिन को देख रहे होते हैं। जुनसोंग बोलता है कि दोजिन, आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? दोजिन बताता है कि गिल्ड मास्टर तेयोन ने मुझे बोला था कि मैं तुमको यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ क्योंकि तुम यहीं पर आने वाले हो। जुनसोंग पूछता है, तो फिर तेयोन कहाँ पर चला गया? दोजिन बताता है कि तेयोन तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था, पर वो फिर सिनवा गिल्ड के कुछ मेंबर के साथ में 3 घंटे पहले आगे की तरफ जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और वो यहाँ पर खड़े खड़े ये सारी चीजों को नहीं देख सकते थे। इसी वजह से वो इस जायंट मोस्टर के साथ में लड़ने जा चुके हैं। तभी जुनसोंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोजिन बोलता है, आखिर क्या दिक्कत है? तभी हमारे जुनसोंग अपने फोन को निकालते तेयोन को फोन लगा रहा होता है और बोल रहा था कि अभी हम इस बड़े वाले मोस्टर को नहीं हरा सकते हैं, इसको हरा देने के बाद भी सारी चीजें इस तरीके से खत्म नहीं होगी। अभी हम देखते हैं जुनसोंग तेयोन को फोन लगा रहा होता है, पर वो फोन उसको नहीं लग पा रहा होता है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। जुनसोंग बोलता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से तेयोन से बात करनी होगी। तभी जुनसोंग को तेयोन के दी हुई वो रिंग के बारे में याद आता है, जिसको कि ट्विंस रिंग बोला जाता है। जुनसोंग ने वो रिंग पहन रखी थी और सोच रहा था कि काश उसने भी वो रिंग पहन रखी हो। उसको निकालते हुए जुनसोंग वहाँ पर उस रिंग को देख रहा होता है। इसकी मदद से जुनसोंग तेयोन को समन करके यहाँ पर ला सकता है और इसके साथ साथ वो तेयोन के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें तेयोन और इसके साथ में योकिम को दिखाया जा रहा होता है। योकिम बोलता है, क्या हम चालू करें? क्या हमें फाइट करनी चालू करनी चाहिए? तेयोन बोलता है, जरा 1 सेकंड रुको। तभी हम देखते हैं तेयोन को वहाँ पर अपनी रिंग के ऊपर जुनसोंग की आवाज आ रही होती है। हम देखते हैं जुनसोंग तेयोन को बोल रहा होता है, तुम सभी को अभी कभी वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से हम इस बड़े से जायंट को नहीं हरा सकते हैं। तेयोन बोलता है कि हम इतनी ज्यादा दूर से यहाँ तक आए हुए हैं और तुम अब हमें यहाँ पर वापस जाने को बोल रहे हो। अभी इस वक्त ये जो जायंट है काफी ज्यादा स्मोक को बाहर निकाल रहा है, जिसके अंदर पॉइजन है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो फिर ये पॉइजन बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाएगा। जुनसोंग बोलता है कि हम इसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तो बस एक भटकावा है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो कहीं और पर चल रही है। तेयोन बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सच में ऐसा कुछ है कि इसके अलावा हमें किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए? तभी जुनसोंग उसको सब कुछ समझा देता है और तेयोन फिर योकिम को बोलता है
चलो ठीक है, हम फिर से जा रहे हैं। ये सुनने के बाद यूक्यम को कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ पर लेकर आया क्योंकि तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए थी और अब हम इतना दूर तक आ चुके हैं और अब जाकर तुम बोल रहे हो कि हमें वापस चलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? पेन बोलता है कि नहीं, ये सारा मेरा डिसीजन नहीं है। यूक्यम बोलता है, तो फिर आखिर तुम क्यों बोल रहे हो? पेन बोलता है कि सारा जुनसोंग ने बोला है, इस वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। फिर तेन जुनसोंग से फिर से बात करने लगता है और पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जुनसोंग बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले सबसे जो भी पास का जो भी स्टेशन है वहाँ पर जाना चाहिए और मैं जब तक ओवरकिल गिल्ड के अंदर चला जाता हूँ और फिर मैं वहाँ पर जाकर तुमको भी टेलीपोर्ट कर लूंगा। फिर जुनसोंग तेन से पूछता है, वो चीज जो कि मैंने तुमसे लाने को बोली थी, क्या वो ओवरकिल गिल्ड के अंदर ही है ना? तेन बोलता है कि हाँ, वो बिल्कुल वहीं पर है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी पास का स्टेशन है मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम मुझे फिर वहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेना। अभी ये दोनों बात करना बंद करते हैं। जुनसोंग बोलता है, चलो ठीक है, हमें ओवरकिल गिल्ड में जाना होगा। दोजिन भी बोलता है, ठीक है, तुम जहाँ चलना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। दोजिन के इतना बोलते हमें उन दोनों को वहाँ से भागते हुए जाता हुआ दिखाया जा रहा होता है और जुनसोंग आसपास की पूरी तबाही को देख रहा होता है और वो दोजिन से पूछता है, क्या तुम अकेले यहाँ पर इतनी सारी चीजों से निपट रहे थे? दोजिन बोलता है, और मैं क्या करता, आखिर मैं यहाँ पर अकेला था और बस मैं ही यहाँ पर इन सभी चीजों से निपट सकता था। तभी आगे की तरफ जाते जाते ये वहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि उनको सामने की तरफ काफी सारे लोगों की लाशें दिख रही होती है जो कि किसी मोस्टे से नहीं बल्कि किसी और के द्वारा मारी गई होती है। दोजिन बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला आया हुआ था और फिर यहाँ पर आकर अचानक से बड़ा सा जाइंट और उसके साथ में ये क्वेस्ट अपीयर हो गया था और फिर उसके बाद में अवेकन हंटर का यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप आ गया था। फिर उन्होंने यहाँ पर आकर इन सभी को मारना चालू किया और उन्होंने यहाँ पर इनका ब्लड भी पी लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी तरीके से कोई वेम्पायर है। तभी इतना कुछ सुनते ही हमारी एलिजाबेथ समझ जाती कि ये इजाबेला हो सकती है। अभी एलिजाबेथ आगे की तरफ जाते हुए जुनसोंग को किसी चीज का इशारा कर रही होती है और जुनसोंग इस इशारे को समझ जाता है और बोलता है कि शायद वो हमारे पास में हो सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जुनसोंग इतना बोलता है कि तभी हमें किसी की स्टिक को दिखाया जा रहा था। इसके अंदर से वो किसी आइस जैसी किसी चीज को यूज कर रहा होता है जिससे वो काफी नुकील से कोई वेपन बनाता है और उसको वो दोजिन की तरफ भेज देता है। पर दोजिन को इस चीज का पहले से ही फील हो जाता है पर वो इस चीज से नहीं बच पा रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज होती है। पर तभी हमारा जुनसोंग अपनी शील्ड को दोजिन के सामने बना देता है जिससे कि दोजिन वहाँ पर बच जाता है। दोजिन फिर हमारे जुनसोंग की तरफ देखने लग जाता है। फिर अचानक से वो किसी चीज को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक रहा होता है। फिर तभी हम हमारे जुनसोंग के पीछे की तरफ एक बड़े से आदमी को देख सकते हैं जो कि वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी जैसे किसी वेपन को लाकर हमारे जुनसोंग के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है और बोलता है कि तुमने सच में उसको ब्लॉक कर दिया, तुम तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। तभी जुनसोंग वहाँ पर अपनी शील्ड को बना लेता है और वो वहाँ पर उस बड़े से आदमी के अटैक को भी डिफेंड कर लेता है। पर तभी जुनसोंग की वो शील्ड भी बीच में से टूट जाती है और वो आदमी हमारे जुनसोंग को स्माइल करता हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि अब तुम पकड़े जा चुके हो, अब तुम नहीं बचने वाले। पर तभी हम देखते हैं रेड कलर की कोई चीज उस आदमी के आर पार हो जाती है जिससे ये आदमी एक ही बार में यहाँ पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारी एलिजाबेथ होती है जिसने कि अपने ब्लड वाली पावर का यूज करते हुए इस पर्सन को मार दिया होता है और बोलती है कि तुम्हारे जैसा कोई लो लेवल का वेम्पायर मेरे मास्टर के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है। पर तभी हम देखते हैं हमारी एलिजाबेथ के पीछे भी एक और पर्सन आ जाता है और वो सीधा एलिजाबेथ की गर्दन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। पर हमारी एलिजाबेथ वहाँ पर अपनी एक स्किल का यूज करते हुए इस पर्सन की स्लेश को बड़ी आसानी से अपने हाथों से रोक देती है जिसको देखते हुए इस पर्सन को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। तभी हम देखते हैं एक घर के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है जो कि बोलती है कि तुम सभी पागल लोग, तुमको इनसे ठीक से लड़ाई करनी चाहिए। तभी दोजिन हमारी एलिजाबेथ की तरफ देख रहा होता है और बोलता है जरा देखो उधर दो वेम्पायर आपस में फाइट कर रहे हैं। तभी जुनसोंग बोलता है उन दोनों में से एक वेम्पायर मेरा है, मतलब कि वो मेरा साथी है। दोजिन इसको सुनते ही चौंक जाता है और बोलता है क्या सच में तुमने एक वेम्पायर को अपना फैमिलियर बना लिया है? जुनसोंग बोलता है मैं इसके बारे में तुमको बाद में समझा दूंगा, सबसे पहले जो ऊपर की तरफ मेज है तुम्हें उसके साथ में फाइट करनी चाहिए और बाकियों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना बोलते ही जुनसोंग अपनी फ्रेगार्ड्स के साथ आगे की तरफ फाइट करने के लिए जा रहा होता है और वो उसी पर्सन से फाइट करता है जो कि एलिजाबेथ से फाइट कर रहा होता है। वहाँ पर जाते ही जुनसोंग तगड़ी सी स्लेश मारता है पर वो पर्सन भी अपने वेपन से जुनसोंग की स्लेश को रोक लेता है और इसको देखते हुए जुनसोंग बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। ये पर्सन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइटिंग में नूब है पर आखिर इसकी जो पावर, इसकी जो एजिलिटी है वो एक रैंक बी या फिर रैंक ए के बराबर हो सकती है। इनकी जो एबिलिटी और इनके जो स्टेट पॉइंट है ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सच में अजीब चल रहा है। अभी हमारा सीन इन हंटर की मेज की तरफ जा रहा होता है जो कि शायद हमारे दोजिन से फाइट कर रही होती है। हम देखते हैं दोजिन अपने छोटे छोटे नाइफ को इसके ऊपर फेंकते हुए अटैक कर रहा होता है पर ये भी उससे अपने आप को वहाँ पर बचा रही होती है और फिर ये सामने के ऊपर एक तगड़ा सा अटैक कर देती है जो कि सीधा हमारे दोजिन की तरफ ही जा रहा होता है। तभी जब वो अटैक सामने की तरफ जाकर लगता है तभी लड़की सामने देखती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है, मतलब कि दोजिन अचानक से वहाँ से गायब हो चुका होता है। हमारे दोजिन की इसी तरीके की स्किल होती है। अभी हम देखते हैं हमारे दोजिन इस लड़की के पीछे की तरफ आ जाता है और वो लगभग इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और शायद इसने वहाँ पर उसको हरा भी दिया होगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें हमारे जुनसोंग के उस पर्सन को दिखाया जा रहा होता है जिससे कि हमारा जुनसोंग फाइट कर रहा होता है और उसकी हालत भी जुनसोंग ने बहुत ज्यादा खराब कर दी होती है। जुनसोंग बोलता है इनकी एबिलिटीज के हिसाब से इनकी जो पावर है वो सच में बहुत ज्यादा है। तभी एलिजाबेथ
बताती कि सारी की सारी वेम्पायर की एबिलिटी होती है। जो वेम्पायर होते हैं वो दूसरे के खून को चूसते हुए उनकी जो भी एबिलिटीज होती है उनको भी अपना सकते हैं। ये सारी की सारी शायद इजाबेला की वजह से हो रही है। तभी हम देखते हैं दो जिन वहाँ पर आ जाता है। दो जिन वहाँ पर आते बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे सभी के सभी क्रिमिनल्स है। और जो ऊपर की तरफ वेम्पायर थी मैंने उसको एक बार इंटरनेट के ऊपर देखा था। वो एक क्रिमिनल है जिसको की मर्डर के इल्जाम में अंदर किया गया था और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, पर पता नहीं ये कैसे बाहर आ चुकी है। तभी जुनसंग भी अपने मन में सोच रहा था वो सभी अवेकन लोग जिनकी पावर का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया था उन सभी को बंद कर दिया गया था, पर अब वो सारे के सारे छूट चुके हैं और वो सभी अब यहाँ पर वेम्पायर बनने लगे। तभी हम देखते हैं दो जिन को किसी की कॉल आ रही होती है जो कि और कोई नहीं है बल्कि हमारी हुईसू मिन होती है। तभी दो जिन उसकी कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ से हुईसू मिन चिल्लाते बोल रही होती है दो जिन तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक मुसीबत में फंस चुकी हूँ। तभी हमारी हुईसू मिन अपनी ओवरकिल गिल्ड से बात कर रही होती है। सिमिन बोलती कि यहाँ पर अचानक से अजीब से अवेकन लोग आ चुके हैं और वो यहाँ पर आकर इस पूरे गिल्ड में अटैक करने लग गए। तभी हमारी हुईसू मिन को किसी की आवाज आती है जो की बोल रही थी जरा देखो तो यहाँ पर एक चूहा छुपा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर अभी भी हंटर बचे हुए हैं कि बाहर से किसी को कॉल करके बुला रहे हैं। हमारी हुईसू मिन सामने की तरफ दो लोगों की परछाई को देखते हुए डर रही होती है। तभी वो दोनों जिनमें एक लड़का और एक लड़की होती है। उनमें से लड़की बोलती है इसने जिन लोगों को बुलाया क्या वो अच्छा फाइटर होगा, मुझे उनसे थोड़ी सी उम्मीद है क्योंकि यह हमारी कंट्री की 3 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, पर फिर भी यहाँ पर इस गिल्ड के अंदर काफी सारे चूहे जैसे लोग ही हैं। तभी वो लड़का भी बोल रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता सच में यहाँ पर कोई ताकतवर पर्सन आ जाए। तभी वो दोनों ही सारी की सारी बातें हमारी हुईसू मिन को डराते हुए बोल रहे होते हैं और हमारी हुईसू मिन भी बहुत ज्यादा डर रही होती है। हमें ओवरकिल गिल्ड का सीन दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर हम उस पूरी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं और फिर हमें अंदर की तरफ हमारे जुनसंग और उसके साथ में दो जिन और एलिजाबेथ को दिखाया जा रहा होता है जो कि अंदर की तरफ जाते वहाँ पर किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक चुके होते हैं। फिर तभी हमें सामने की तरफ दिखाया जा रहा है उस पूरी ओवरकिल गिल्ड के अंदर काफी सारे लोग वहाँ पर मारे जा चुके होते हैं। इनको देखते हुए दो जिन भी बोल रहा था कि आखिर कौन इस तरीके से यहाँ पर कर सकता है। तभी जुनसंग उन सभी लाशों के पास में जाते हुए बोलता है इन सभी की बॉडी के ऊपर वेम्पायर्स के निशान बने हुए हैं, पर यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में मुझे हमारी हुईसू मिन नहीं दिख रही है। तभी दो जिन हमारे जुनसंग को बोलता है जब तेयुन यहाँ पर अपने सभी मेंबर्स को लेकर इस गिल्ड से निकल रहा था उस वक्त हुईसू मिन ने बोला था यहाँ पर एक चीज रह गई जिसको मुझे जाकर लेना होगा, इसलिए वो कुछ मेंबर्स के साथ में यहाँ पर अंदर की तरफ वापस आ गई थी। तभी जुनसंग दो जिन से बोलता है चलो ठीक है हम अलग अलग हो जाते और हमें सबसे पहले हमारी हुईसू मिन को ढूंढना होगा। जुनसंग एलिजाबेथ को बोलता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करना और तुम वहाँ से देखते हुए ऊपर की तरफ आ जाना, अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन दिखता है तो फिर तुम उससे फाइट मत करना, बस तुम ऊपर की तरफ आते हुए मेरे साथ में मिल जाना और तुम्हें इसी दौरान हुईसू मिन को भी ढूंढना है। फिर जुनसंग दो जिन को बोलता है और तुम मिडिल फ्लोर से स्टार्ट करना और तुम भी किसी के साथ भी फाइट मत करना, तुम भी बस ऊपर की तरफ आते जाना और मैं बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करूंगा जहाँ से गिल्ड मास्टर का ऑफिस चालू होता है, मैं वहाँ से देखते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आता जाऊंगा। फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें जुनसंग को गिल्ड मास्टर के ऑफिस की तरफ जाता हुआ दिखाई जा रहा होता है। तभी गेट पर पहुंचने के बाद उसको अंदर की तरफ से किसी की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा था जरा देखो तो आखिर यहाँ पर कौन आ चुका है। फिर तभी हमें यहाँ पर दो वेम्पायर दिखाए जा रहे होते हैं जो कि शायद वही दो लोग होते हैं जो कि पिछले एपिसोड में हमें परछाई के अंदर दिखाए गए थे। वो लड़का बोलता है कि क्या यही वो लड़का है जिसको कि उस लड़की ने कॉल करके बुलाया था। तभी वो वेम्पायर लड़की बोलते कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दोनों की दोनों ए रैंक के वेम्पायर होते हैं। इनमें से जो लड़का होता है वो करप्ट प्रोटेक्टर होता है और जो लड़की होती है वो करप्ट प्रीस्ट होती है। फिर तभी हमारा जुनसंग उनके हाथ में हमारी हुईसू मिन के बैग को देख रहा होता है। इसको देखते हुए जुनसंग को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुमने हुईसू मिन के साथ में क्या किया है। तभी वो लड़की उस बैग को आगे करते हुए बोलती है अच्छा तुम इस बैग के ओनर के बारे में बात कर रहे हो। लड़का बोलता है अगर तुम इतनी ज्यादा क्यूरियस हो रहे तो फिर तुम खुद आकर क्यों नहीं पता कर लेते, अगर तुम पता कर सकते हो तो फिर तुम्हें आना चाहिए। इतना बोलते हुए लड़का हमारे जुनसंग के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और जुनसंग भी अपनी फ्रेगाज को बाहर निकल लेता है और वो भी इस वेम्पायर के अपनी तरफ आते हुए वहाँ पर देख रहा होता है। फिर तभी ये दोनों बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं और ये दोनों की दोनों अपने वेपन को आपस में टकराने वाले होते हैं, पर तभी जुनसंग उसके वेपन के आने से पहले ही अपने वेपन से इस वेम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है और ये वेम्पायर फिर पीछे की तरफ गिरने लग जाता है और गिरते गिरते अपने किक से जुनसंग के ऊपर अटैक करता है, पर जुनसंग वहाँ पर एक शील्ड को अपीयर करते हुए इसके किक को बड़ी आसानी से वहाँ पर रोक लेता है। इस वेम्पायर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसने अचानक से वहाँ पर शील्ड को कैसे बुला लिया। फिर तभी जुनसंग वहाँ पर और वेपन को समन करता है जिससे कि वो इसके ऊपर अटैक करते हुए इसको पीछे की तरफ गिरा देता है। ये पीछे की तरफ बहुत दूर तक रगड़ता हुआ जा रहा होता है और इसके शरीर से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा होता है। तभी हम इसके सीने पर भी देख सकते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा घाव हो चुका होता है जिसको देखते हुए समझ जाता है कि इसके वेपन्स के अंदर डिवाइन एट्रीब्यूट है, इसी वजह से मेरा आर्मर भी यहाँ पर टूट चुका है। फिर तभी पीछे से जो वेम्पायर लड़की होती है वो इसको किसी चीज से बचने के लिए बोल रही होती है। तभी हम सामने की तरफ देख रहे होते हैं काफी सारी एरोज वहाँ पर बन चुकी होती है और वो सीधा इसी वेम्पायर लड़की की
तरफ आ रही होती है। इसको देखते हुए वेम्पायर वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी शील्ड को आगे की तरफ करता है और बोलता है कि तुम सच में उन सभी चूहों से तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। ये वेम्पायर अपनी शील्ड की शील्ड इन्हेंसमेंट को ओपन कर देता है, जिससे कि यहाँ पर 80% अटैक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। हम देख रहे होते बहुत सारे एरो सीधा इसी शील्ड की तरफ जा रहे होते हैं और वो वेम्पायर भी बड़े कॉन्फिडेंस में वहाँ पर उन सभी एरोस को आते हुए देख रहा होता है। फिर तभी हमारा जुनसुंग अपनी ग्रिल्ड वाली स्किल का यूज करते हुए वहाँ पर अपने सभी एरोस को कंट्रोल करना चालू करता है। जुनसुंग बड़ी आसानी से अपने सभी एरोस को कंट्रोल करता हुआ उसको सामने की तरफ से मुड़ाता हुआ सीधा इस वेम्पायर के पीछे की तरफ ले जाता है। और तभी ये लड़की वाली जो वेम्पायर होती है अपनी ब्लैक शील्ड को वहाँ पर अपीयर कर देती है। तभी इस वेम्पायर लड़के के चारों तरफ ब्लैक कलर की शील्ड बन जाती है, जिससे कि हमारे जुनसुंग के एरो से बड़े आसानी से बच जाता है। और ये अपनी साथी को बोलता है कि तुम्हारी टाइमिंग सच में काफी ज्यादा अच्छी है। पर तभी हम देखते हैं हमारा जुनसुंग उस लड़के के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। इसको देखते हुए ये वेम्पायर लड़का भी चौंक जाता है कि आखिर अचानक से मेरे इतना ज्यादा करीब कैसे पहुंच गया। पर तभी वो अपनी शील्ड को भी आगे की तरफ कर देता है और वो जुनसुंग के इस अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है। तभी जुनसुंग अपनी स्वॉर्ड से उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करता है और उससे भिड़ने के बाद जुनसुंग के हाथ से उसका वो वेपन छूट जाता है। इसको देखते हुए ये वेम्पायर लड़का थोड़ा सा खुश होने लगता है और बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। हमारे जुनसुंग को बहुत सारे ताने देने लगता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से इस वेम्पायर लड़के के पीछे की तरफ से हमारे जुनसुंग की फ्रेगार्ड्स आ जाती है और वो इस वेम्पायर लड़के का एक हाथ काटते हुए सीधा जुनसुंग के हाथ में चली जाती है और जुनसुंग बड़ी शान से वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर वो इस वेम्पायर की गर्दन के ऊपर एक अटैक करने जा रहा होता है। जुनसुंग बोलता है कि जब तक ये वाली स्वॉर्ड मेरे हाथ में नहीं होती है तब तक मेरी स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसी वजह से मेरी वो पहले वाली स्वॉर्ड तुम्हारी शील्ड से भिड़ते ही अचानक से मेरे हाथ से निकल गई थी। वही जुनसुंग वहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्किल को भी यूज कर रहा होता है और वो अपनी फ्रेगार्ड्स वेपन से सीधा इस वेम्पायर के गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। जुनसुंग की स्वॉर्ड इस वेम्पायर पर्सन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और तभी हम देखते हैं वो लड़की वेम्पायर भी यहाँ पर आ जाती है और वो अपने वेपन से जुनसुंग की स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से वहाँ पर रोक देती है, क्योंकि उस लड़की का जो भी वेपन होता है उसके ऊपर एक डिवाइन ओरा लगा होता है, जिससे कि हमारे जुनसुंग की फ्रेगार्ड्स यहाँ पर रुक जाती है। और वो बोलते है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बस यहाँ पर इस वेम्पायर को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, मैं भी तुमसे बड़ी आसानी से फाइट कर सकती हूँ। इतना बोलते हुए हमारे जुनसुंग को एक तगड़ी सी किक मारती है, जिससे कि हमारे जुनसुंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो पीछे की तरफ रगड़ता हुआ चला जाता है। फिर वहाँ पर अपने आप को रोकने के बाद सामने की तरफ देखने लगता है। सामने हम देख रहे होते हैं वो वेम्पायर लड़के को इसका धीरे धीरे करके वहाँ पर फिर से रीजनरेट होने लगता है और वो बोल रहा था कि तुम्हारे साथ फाइट करके सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। इससे पहले कभी मैं तुम्हारे जैसे किसी भी फाइटर से नहीं मिला हूँ। तभी जुनसुंग उसको देखते हुए बोलता कि इसके पास बॉडी रीजनरेशन है, ये शायद वेम्पायर बनने के बाद में इसको ये एबिलिटी मिली होगी। जुनसुंग मन में सोच रहा था कि अगर मुझे इनकी जो भी शील्ड, इनके जो भी वेपन है, इसके साथ में इनकी जो भी रीजनरेशन की पावर है, अगर मुझे इन सभी को रोकना होगा तो फिर मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिवाइन एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखते हैं। इतना बोलते जुनसुंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और वो अपने हाथ में कंबाइन स्किल को यूज करने लगता है और तभी ये दोनों के दोनों वेम्पायर जुनसुंग के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम हमसे यहाँ पर नहीं जीत सकते हो और हमें बस तुम्हारा खून पीना है, क्योंकि तुम्हारा गर्म खून सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी जुनसुंग अपने हाथ को बहुत ज्यादा तेज से सीधा नीचे की तरफ मार देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक और बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। उसी वक्त हमारे जुनसुंग नीचे से गायब हो जाता है। जुनसुंग वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है और ये दोनों वेम्पायर भी बोलते हैं आखिर यहाँ से अचानक से कहाँ चला गया। तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक बड़ी सी शील्ड अपीयर होती है। इसको देखते हुए वेम्पायर लड़की बोलती है आखिर इसका इतना बड़ा कैसे है, मतलब कि इसकी शील्ड इतनी ज्यादा बड़ी कैसे है। फिर तभी हम उस शील्ड के पीछे से हमारे जुनसुंग को निकलते हुए देखते हैं, जो कि बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और जुनसुंग वहाँ पर इस वक्त कंबाइन स्किल का भी यूज कर रहा होता है। जुनसुंग ने वहाँ पर उस वक्त 100 kg सेंट स्टोन उसके साथ में 300 kg मैजिक स्टोन सॉल्वेंट को भी यूज कर रहा होता है। इन दोनों को कंबाइन करते जुनसुंग ने एक चीज को बना लिया होता है और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब देखते हैं कि तुम इस चीज को ब्लॉक कर सकते हो या फिर नहीं। तभी वो वेम्पायर लड़की पीछे की तरफ देखती है और बोलती है आखिर ये इतनी जल्दी वहाँ पर कैसे पहुँच गया। ये लड़की बोलती है कि तुम्हारे वो सारे एरो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो लड़का बोलता है कि तुमने हमें पीछे से ब्लॉक कर दिया है तुम्हारे इस बड़ी सी चीज को लगा के, फिर भी तुम अपने एरो से हमें नहीं मार सकते हो। तभी ये दोनों के दोनों अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तभी जुनसुंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो देखते हैं। तभी जुनसुंग ने छोटे छोटे एरोस को उस वेम्पायर की शील्ड के ऊपर डाल दिया होता है, जिससे कि उसकी जो भी स्किल थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी स्किल के 80% डैमेज को खत्म कर देता है। इसलिए जुनसुंग ने उसकी शील्ड के ऊपर छोटे छोटे एरोज मार दिए होते हैं। फिर तभी जुनसुंग ने एक बड़े से बो और बड़े से एरो को समन कर लिया होता है
जो कि सीधा इन दोनों के पीछे की तरफ बने होते हैं और ये दोनों अभी हमारे जुनसोंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी बड़ा सा एरो इस वेम्पायर लड़के के बिल्कुल सीने के आर पार हो जाता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा जोर से चीखने लग जाता है। वेम्पायर लड़की भी उसी को देख रही थी। तभी हमें यहाँ पर इस बो और इस एरो को दिखाया जा रहा होता है, जो कि अब सेंट का ग्रैंड एरो बन चुका होता है और इसकी जो भी डिवाइन पावर होती है वो लगभग 150% तक बढ़ चुकी होती है। इसी चीज को हमारे जुनसोंग ने कंबाइन करके बनाया होता है। तभी वेम्पायर लड़की भी उस तरफ देखती है और बोलती कि सच में अब बहुत ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। इतना बोलते हुए अपने ब्लैक शील्ड को एक्टिवेट करती है। तभी जुनसोंग उसके पास में पहुंच जाता है और वो उसकी एक टांग को काट देता है। बोलता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इस तरफ हूँ। तभी वो वेम्पायर लड़की नीचे की तरफ गिर जाती है। जुनसोंग उसको बोलता है कि ये मेरा कोई डिवाइन अटैक नहीं था, इसलिए तुम शायद बहुत जल्दी रीजनरेट भी हो जाओगी। तो इससे पहले कि तुम रीजनरेट हो जाओ, इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जुनसोंग इतना बोलते हुए उस वेम्पायर लड़की से सवाल पूछ रहा होता है, या फिर उसने इससे सारे कुछ पूछ लिया होता है। तभी हम जुनसोंग के पीछे से हमारे दो जिन हुई सुमिन और उसके साथ में एलिजाबेथ को आते हुए देख रहे होते हैं। तभी हम देखते जुनसोंग के पूरे कपड़े के ऊपर ब्लड लगा होता है। जुनसोंग इन सभी को आते हुए देख रहा होता है, बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुमने हुई सुमिन को ढूंढ लिया है। तो जिन बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल जिंदा और ये बस कुछ ही लेवल नीचे की तरफ मिली थी, मतलब कि बिल्डिंग के कुछ लेवल नीचे की तरफ। एलिजाबेथ बोलती पता नहीं क्यों पर इन्होंने किसी न किसी वजह से हुई सुमिन के ब्लड को नहीं पिया था। जुनसोंग बताता है कि क्योंकि इनको इसको जिंदा रखना था। इन सभी को ओवरकिल गिल्ड का जो भी आइटम जो भी मटेरियल है उन सभी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हुई सुमिन को नहीं मारा था। उन्होंने इजाबेल के साथ में डील करी थी। वो यहाँ पर इजाबेल को सारे आइटम जो भी चीजें थी सारी की सारी देने वाले थे। तभी दो जिन उससे बोलते कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तभी हमारा जुनसोंग अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है और फिर वो बोलता है कि तुम शायद इसके बारे में जानना पसंद नहीं करोगे, आखिर मुझे इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला। हम देखते हैं जुनसोंग ने उन दोनों वेम्पायर को पूरी तरीके से मार दिया होता है। इसके बारे में जुनसोंग ने इन सभी को नहीं बताया होता। फिर जुनसोंग बोलता है चलो ठीक है, जब हुई सुमिन को होश आ जाएगा तब हम इससे वो आइटम ले लेंगे। जुनसोंग इतना बोल रहा था। तभी जुनसोंग को अपनी रिंग के अंदर से तेयुन की आवाज आ रही होती है। जुनसोंग उससे बोलता है कि तेयुन आखिर क्या हुआ। बताता है कि अचानक से यहाँ पर काफी सारे वेम्पायर आ चुके हैं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर तुमने हमें आने को बोला था। फिर उसके बाद में हम तेयुन इतना बोलते हैं कि तभी अचानक से वो रिंग बंद हो जाती है और वहाँ पर जुनसोंग को नोटिफिकेशन आता है कि इस रिंग का जो भी इफेक्ट था वो अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब इस रिंग को और भी ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। तभी जुनसोंग इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक चुका होता है, क्योंकि जुनसोंग यहाँ पर तेयुन को समन करने वाला था, पर अभी रिंग की पावर भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो हमारा जुनसोंग किस तरीके से तेयुन को यहाँ पर बचाएगा हमें तेयुन को दिखाया जा रहा होता है, जो की अपनी स्वॉर्ड के साथ में किसी के साथ में फाइट करते हुए जा रहा होता है और उसने यहाँ पर अपने बर्जर्कर की पावर को भी यूज कर लिया होता है, पर वो अपनी पूरी तरीके से बर्जर्कर की पावर को यूज नहीं कर रहा होता है। हम देखते हैं तेयुन सामने की तरफ काफी सारे वेम्पायर से फाइट कर रहा होता है और वो यहाँ पर बड़ी आसानी से इन सभी वेम्पायर को संभाल रहा होता है, पर वो पीछे की तरफ हटता हुआ अचानक से योकिम से भिड़ जाता है और योकिम उससे बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इतना बड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा है। तेयुन योकिम को बोलता है ये सभी वेम्पायर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है, जिस वजह से मुझे इनको संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये सभी की सभी ऐसे ही अचानक से यहाँ पर नहीं आ गए, बल्कि शायद बहुत ही पहले से हमारा यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे। एक तो इस दुनिया में इतनी ज्यादा तबाही मच रही है और ऊपर से ये सभी लोग दिमाग खराब कर रहे हैं, आखिर कौन इन सभी को इस तरीके से इकट्ठा कर रहा है। फिर तभी तेयुन को किसी की आवाज आती है जो कि इनसे बोल रही होती है क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर इतनी छोटी सी आर्मी से स्ट्रगल कर रहे हो। तभी तेयुन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कौन है, कौन यहाँ पर इस तरीके से हमें बोल रहा है। फिर तभी हमें यहाँ पर इजाबेला को दिखाया जा रहा था, जो कि बोल रही थी कि मुझे ऐसे एक घंटे से कुछ ज्यादा उम्मीद थी, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा दी, पर तुम यहाँ पर इतने कमजोर वेम्पायर से भी फाइट नहीं कर पा रहे, तुम्हारे लिए सारी चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। तब योकिम आगे की तरफ चला जाता है और वो इस इजाबेला से बोलता है आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इन सभी की बॉस हो। तभी तेयुन भी पीछे की तरफ से योकिम को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं योकिम अपने गुस्से के अंदर होता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे की तरफ इजाबेला की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर इन सभी का बॉस यहाँ पर मारा जाए तो फिर सभी की सभी डर के भाग जाएंगे, तो फिर एक ही बार में मैं तुमको यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तभी इजाबेला वहाँ पर योकिम को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है और बोलते कि तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ में तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। हम तभी देखते हैं योकिम के पीठ के पीछे की तरफ अचानक से लाल कलर का कोई चीज निकलने लगती है, जिससे कि योकिम को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी हमारा तेयुन भी पीछे की तरफ से देखते हुए बहुत जोर से योकिम के नाम ले रहा होता है, पर तभी वहाँ पर अचानक से एक छोटा सा ब्लास्ट देखते हैं जिसमें हमें वहाँ पर पूरे में रेड कलर की चीजें दिखाई जा रही होती है। फिर हम वहाँ पर रेड कलर के फ्लावर को देख रहे होते हैं और फिर अब जाकर हम योकिम को देख रहे होते हैं जिसकी पूरी पीठ के ऊपर रेड कलर के काफी सारे फ्लावर उग चुके होते हैं और वो
वहाँ पर अपने पूरे कंट्रोल खो देता है और वो बस वहाँ पर शांति से बैठ जाता है। हम देखते हैं इजाबेला ने यहाँ पर अपनी रेड स्पाइडर लिली के पावर का यूज किया होता है, जो कि उसकी ब्लड मैजिक की पावर होती है। अभी इजाबेला योकिम के पास में आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती कि तुम पागल की तरह अपने अपोनेंट की तरफ भाग रहे थे। तुमको सबसे पहले अपने अपोनेंट की सभी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारे पास में कोई भी टेक्निक, कोई भी प्लान नहीं है। मैं तो यहाँ पर बिना वजह एस रैंक हंटर से फाइट करने के लिए काफी सारे वेम्पायर्स को यहाँ पर लेकर आ गई, पर यहाँ पर उस आदमी के बिना ये वर्ल्ड बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी तबाह हो जाएगा। तभी तेउन इजाबेला की बात को सुनते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है, आखिर ये कौन से पर्सन की बात कर रही है? क्या ये हमारे जुनसंग की बात कर रही है? फिर तभी इजाबेला योकिम को छोड़ते हमारे तेउन की तरफ देखने लगती है और बोलती, चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। मैं शायद तुम्हें थोड़ा सा यूज कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अपना वेम्पायर और अपना सबऑर्डिनेट बनाकर अपने लिए काम में लगा सकती हूँ। पर तभी अचानक से पता नहीं क्यों हमारा तेउन उसको देखते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पागल, तुम्हारा ये अच्छा प्लान था। ये सच में ये प्लान बहुत ज्यादा घटिया था। तभी इजाबेला बोलती है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? उसी वक्त हम देख रहे थे हमारे योकिम का तगड़ा सा पंच सीधा इजाबेला के फेस की तरफ जा रहा होता है। योकिम ने एक बहुत ही खतरनाक सा पंच सीधा इजाबेला के फेस पे मार दिया होता है। ऐसा लगता है कि जैसे योकिम इतने समय से अपना वहाँ पर नाटक कर रहा था। योकिम बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतनी फालतू सी ट्रिक खेलकर मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं यहाँ पर बिना कुछ सोचे पागलों की तरह ऐसे ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ रहा था? ये सब बोलते हुए योकिम बहुत ज्यादा हंस भी रहा होता है। फिर तभी वो सामने की तरफ देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। इजाबेला बोलती कि तुम सच में इतनी ज्यादा देर तक इस चीज को होल्ड कर पाए, सच में काफी ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली चीज है। तुम्हारे पास में शायद डैमेज को कम कर देने वाली किसी तरीके की कोई स्किल है। इतना बोलते हुए इजाबेला ने वहाँ पर काफी सारी बटरफ्लाई को निकाल लिया होता है, जो कि उसका ब्लड मैजिक होता है, जिसको कि बटरफ्लाई बैंक्वेट बोलते हैं। वहाँ पर चारों तरफ काफी सारी रेड कलर की बटरफ्लाई वहाँ पर फैल जाती है। तभी योकिम और तेउन भी एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तभी वो सारी की सारी बटरफ्लाई इकट्ठा होता है, एक बड़ा सा गोला बना लेती है, जिससे कि वहाँ पर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा अंधेरा होता जा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर उन सभी बटरफ्लाई के अंदर से किसी तरीके की कोई डस्ट भी गिर रही होती है। इसको देखते हुए ये दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर ये क्या चीज है? फिर तभी वहाँ पर उन दोनों को स्क्रीन विंडोज होती है। इसके ऊपर लिखा होता है कि तुम दोनों के ऊपर बटरफ्लाई का इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से तुम्हारे विजन और जो भी ब्रीथिंग वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ में तुम्हारा जो भी अटैक की पावर है वो लगभग 30% तक कम हो जाएगी और इसके साथ में तुम्हारा जो भी माना, जो भी स्टेमिना वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगेगा। तभी इस चीज को पढ़ने के बाद योकिम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आखिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा धुआं फैलाकर आखिर क्या करना चाहती हो? इतना बोलते हुए सामने की तरफ उन सभी बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका था। पर फिर बाद में हमें दिखाया जाता है उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता। किम बोलता है, इतनी पावर यूज करने के बाद भी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल पाया। तेयन बोलता है, मुझे नहीं लगता इस तरीके की पावर से हम इसके ऊपर कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तेयन बोलता है, तुम यहाँ पर जितने भी इंजर्ड लोग और जितने भी हमारे गिल्ड के मेंबर है उन सभी को लेकर तुम यहाँ से बस निकलो। योकिम बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं जा सकता, और आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी कि तुम मुझे इस तरीके से ऑर्डर दे सकते हो? तेयन बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाने वाला हूँ। तभी तेयन अपनी एक्सप्लोड स्किल का अपनी पूरी मैक्सिमम पावर पर यूज करने वाला होता है और फिर वो सामने की तरफ एक बड़ा सा स्लेश मार देता है, जिससे कि आगे की तरफ का पूरा स्मोक एक ही बार में गायब हो जाता है। तेयन बोलता है कि ये जगह फिर से पहले की जैसे हो जाएगी, इसलिए तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी तेयन को एक नोटिफिकेशन आ रही होती है, तुम्हारा वेपन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और अब तुम इसको बस एक ही बार पूरी तरीके से यूज कर पाओगे। तो किम पीछे की तरफ मुड़ता हुआ तेयन से बोलता, आखिर तुम मेरे जाने के बाद क्या करने वाले हो? तेयन बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है, और अगर तुम सभी लोग मेरे पास में रहोगे तो फिर मैं ठीक से उस चीज को यूज नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर इजाबेला भी आ जाती है और वो बोलते कि अगर तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम सभी लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगी। अभी उसकी सुनते तेयन पीछे की तरफ मुड़ता है और वो अपनी फायर पावर से सीधा इजाबेला के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए योकिम वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें इजाबेला को दिखाया जा रहा होता है, जिसने कि हमारे तेयन का अटैक को रोक दिया होता है और वो बोलते कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, पर फिर भी इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो फिर जरा देखने दो आखिर तुमने मेरे लिए किस चीज को तैयार किया हुआ है। इतना बोलते हुए सामने की तरफ से तेयन की फायर पावर को हटा देती है। फिर तभी हम तेयन को ऊपर की तरफ से आता हुआ देख रहे होते हैं। तो बोलता है, तुमने मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा दी है और मैं तुमको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला हूँ। अभी हमारा जुनसुंग वहाँ पर अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग ब्लेजिंग टायरेंट का यूज कर रहा होता है, जो कि उसकी एक न्यू स्किल होती है और ये वाली स्किल तेयन को जो कि जुनसुंग की बुक थी उससे मिली होती है और ये एक एस रैंक की स्किल होती है। इससे जो भी तेयन की स्टेट है वो लगभग 150% तक बढ़ जाता है और इसको तेयन लगभग 10 मिनट तक यूज कर सकता है। तेयन बोलता है कि ये मेरा पहली बार है कि जब मैं किसी अपनी एस रैंक की स्किल को यूज कर रहा हूँ। अभी तेयन वहाँ पर अपनी इन्फ्लिक्टेड हेवनली फायर को यूज करने लगता है और इसको अभी यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पावर पर यूज कर रहा होता है। इसको देखते हुए इजाबेला बोलती है,
सच में तुमने काफी ज्यादा पावर को अपने अंदर छुपा रखा है। इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब मैं मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। फिर तब हम वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका देख सकते हैं। इसमें बहुत ही खतरनाक आग निकल रही होती है जो कि काफी सारी बिल्डिंगों से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जा चुकी होती है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रही होती है बरसकर की फायर ने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें ओवरकिल गिल्ड को दिखाया जा रहा होता है। तभी दोजिन जुनसंग से बोलता है क्या मैं वहाँ पर जाकर मास्टर को नहीं बचाना चाहिए, मतलब कि तेन को नहीं बचाना चाहिए। जुनसंग बोलता हमारी रिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है, तो फिर वहाँ पर अगर हम पहुंच भी जाएंगे तो फिर हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए बस हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए और हमें तेन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तभी दोजिन बोलता है तो फिर क्या होगा अगर वहाँ पर इजाबेला ने अटैक कर दिया होगा। तभी जुनसंग बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तेन के ऊपर अपनी काफी सारी चीजें इन्वेस्ट कर रखी है। फिर तभी हमारा जुनसंग अपने फोन को निकालता है। हम देख सकते हैं वहाँ पर जुनसंग को तेन का फोन आया होता है। जुनसंग उसको उठाते हुए तेन से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। उसी तरफ से तेन बताता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी चोट लगी हुई है। हमारे ऊपर अचानक से थोड़ा से वैम्पायर की ग्रुप ने अटैक कर दिया था, इसी वजह से मैं तुमको ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ से जुनसंग तेन से पूछता है आखिर उन सभी का लीडर कौन था। तेन बताता है कि वो एक फीमेल वैम्पायर थी और उसने एक किसी तरीके का सूट पहना हुआ था। इसको सुनते जुनसंग पहचान जाता है कि हाँ ये इजाबेला हो सकती है। तेन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे जो आइटम दिया था उसने मेरी सच में काफी ज्यादा मदद करी है और तुमने जो मुझे बुक दी थी जो कि एस रैंक की स्किल की बुक थी उससे मेरी काफी ज्यादा मदद हो गई। मैंने उसको पहली बार यूज किया पर उसका जो इफेक्ट था वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब था। जुनसंग बोलता है जो एस रैंक की स्किल होती है ये तभी ज्यादा इफेक्टिव होती है जब कोई एस रैंक का हंटर इसको यूज करे, तो फिर अब तुमने उसको एक बार यूज कर दिया तो फिर तुम शायद कुछ समय तक उसका यूज नहीं कर पाओगे। तेन बोलता हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद तुम्हारी और ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शायद अब उस डंजन के अंदर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जुनसंग बोलता हाँ ठीक है मैं समझ गया, वैसे भी अब हमें नहीं पता कि आखिर वो अब कहाँ पर अटैक करने वाले, इसलिए तुम तब तक गिल्ड में आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मैं तुम्हें सारी चीज समझा दूंगा। इसको सुनने के बाद तेन बोलता है क्या यहाँ पर अब और भी लोग बचे हुए, क्या अभी भी हमें और भी अलग अलग मॉन्स्टर से फाइट करनी है। जुनसंग बोलता है कि हाँ अभी भी हमें बहुत लोगों से फाइट करनी है क्योंकि अभी तो ये सारी चीजें शुरू हुई है, मैं अकेला उनमें से किसी को भी नहीं संभाल सकता, इसलिए मुझे तुम सभी की जरूरत पड़ेगी। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारी हुई सुमिन भी आ जाती है और अब बोलते कि ये रही वो चीज जिसके बारे में हमारे गिल्ड मास्टर ने तुमको प्रॉमिस किया था। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे गिल्ड मास्टर को कुछ सालों पहले मिली थी। हमें तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीज बिल्कुल भी काम की नहीं है। कुछ समय पहले जो भी सारे वैम्पायर यहाँ पर अटैक करने आते हैं वो सभी भी इसी चीज को हमसे मांग रहे थे। तभी जुनसंग उसको लेते हुए बोलता है ये एक आइटम है जो कि इन सभी चीजों से हमें बचा सकता है। इन सभी का प्लान था कि ये इस आइटम को हमसे लेने के बाद इस सभी तबाही को और भी ज्यादा खतरनाक करना चाहते थे। अभी हमें वहाँ पर उस आइटम को दिखाया जा रहा था जो कि एक स्लीपिंग जेम ऑफ द ड्वार्फ होता है। अब यहाँ पर जुनसंग को एक हिडन क्वेस्ट आता है, लिखा होता है कि तुम्हें स्लीपिंग जेम को अवेकन करना है। अब इस दुनिया के अंदर सच में कोई बड़ा सा डेंजर आ जाएगा, उस वक्त ये वाली चीज तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। मतलब इस जेम की ट्रू पावर बिल्कुल लास्ट में दिखने वाली है और इसमें फाइनल जो बॉस होता है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया होता है। तभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग हुई सुमिन को थैंक यू बोल रहा होता है और तभी दोजिन वहाँ पर उनको बोलता है कि जरा बाहर की तरफ देखो। भी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं पर हम देख सकते हैं वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है उसकी जो भी फोग होती है वो अब यहाँ पर इस गिल्ड तक भी पहुंच चुकी होती है। जुनसंग इसको देखते बोलता है कि चलो ये सारी चीजें अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। दोजिन पूछता है कि आखिर अब कौन सी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तभी दोजिन को एक स्क्रीन विंडो शो होती है, इसमें उसका जो क्वेस्ट होता है वो अपडेट हो चुका होता है। अब हमें यहाँ पर मेन क्वेस्ट के बारे में दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि और भी ज्यादा ताकतवर मोस्टर अब यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं। जब भी तुम किसी मोस्टर को मारोगे इस क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम यहाँ पर मोस्टर को मार के कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी ले सकते हो और फिर यहाँ पर फील्ड बॉस को मारने के बाद में तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। उसके साथ में तुम्हें और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। तो भी यहाँ पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको उसकी रैंकिंग भी दिखाई जाएगी। 24 घंटे के बाद में जो भी प्लेयर है वो सभी अपने कंट्रीब्यूशन रैंकिंग को देख सकते हैं। इसको देखने के बाद दोजिन बोलता है ऐसा लगता है कि अब सारे प्लेयर आपस में फाइट करने वाले हैं ताकि सभी को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल सके। जुनसंग भी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अब यहाँ पर और भी ज्यादा तबाही मचने वाली है। जब यहाँ पर मॉन्स्टर आना चालू हो जाएंगे तब यहाँ पर अपनी जगह को संभाल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी हम देख रहे होते जुनसंग वहाँ पर अपनी क्रिएट स्किल को यूज कर रहा होता है। जुनसंग वहाँ पर 5 kg सेंट स्टोन और उसके साथ में 10 kg मैजिक स्टोन को मिलाते हुए वहाँ पर किसी चीज को बना रहा होता है और वहाँ पर एक चीज को बनाते हुए दोजिन को देने लगता है। दोजिन पूछता है आखिर ये क्या चीज है। जुनसंग को बताते हैं कि ये एक आइटम है जिससे कि हम यहाँ पर इस जायंट के पॉइजन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं तुम्हें और भी बहुत सारे बना कर दूंगा, तुम यहाँ पर इन सभी आइटम को पूरी फील्ड में लगा देना जिससे कि हम यहाँ पर आने वाली इन सभी पॉइजन को कम कर सकते हैं। और जल्दी यहाँ पर तेन भी आने वाला है, इसलिए हम सभी मेंबर को अब यहाँ पर एक बेस की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा बेस जिसके ऊपर हम सभी लोग यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। दोजिन इन सभी को सुन के बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर जुनसंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता चलो ठीक है बाकी चीजें मैं
तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर अगला क्वेस्ट पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ना बोलते हुए जुनसंग वहाँ से चला जाता है। फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है। हमें शायद किसी एक बड़ी सी चर्च को दिखाया जा रहा होता है, जिसमें वहाँ पर कोई एक नोटिफिकेशन भी दिखाई जा रही होती है। इसमें लिखा होता है कि तुम यहाँ पर फील्ड बॉस के जोन के अंदर आ चुके हो। जुनसंग यहाँ पर इसी चर्च के पास पहुंच चुका होता है। तभी एलिजाबेथ सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या अब यहीं पर तुम्हारा अगला केस चालू होने वाला है? जुनसंग बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल यही जगह है। यहाँ का जो फील्ड बॉस है उसे डिसीज्ड मैसेंजर्स बोला जाता है। यहाँ का जो बॉस है वो यहाँ पर लगभग 3 घंटे के अंदर यहाँ पर एक हॉर्न को बजाता है, जिसको सुनने के बाद जो भी लोग होते हैं वो उसके पास में चले जाते हैं। अगर ये फील्ड बॉस कहीं पर मर जाता है तब ये अपने एरिया के अंदर किसी और जगह पर रिवाइव हो जाता है और फिर यहाँ पर फिर से सोल को गैदर करने लग जाता है। इसलिए अब यहाँ पर परफेक्ट टाइम है कि हमें इसको अभी के अभी मार देना चाहिए। अभी इसने ज्यादा लोगों को जमा नहीं किया होगा। अब बोलते हुए दोनों यहाँ पर चर्च के अंदर चले जाते हैं। एलिजाबेथ भी बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग पहले से ही आ चुके हैं। फिर जुनसंग सामने की तरफ देखते बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। फिर तभी जुनसंग किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक चुका होता है। फिर वो बोलता है, जरा रुको, आखिर कैसे हो सकता है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? तभी हमें यहाँ पर जिहान को दिखाया जा रहा होता है, वो भी शायद यहाँ पर इस बॉस के कंट्रोल में आ चुकी होती है। देखते हैं हान को अचानक से कोई आवाज देने लगता है, जिससे उसको वहाँ पर होश आने लगता है। फिर हम देखते हैं उसके पास में हमें जुनसंग को दिखाया जा रहा होता है, जो कि वहाँ पर आते हुए हान को शांत रहने के लिए बोल रहा होता है। हमारी हान जुनसंग को देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा जुनसंग फिर हान से बोलता है कि सेम यही चीज मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हान बोलती, जब यहाँ पर अचानक से कैलमिटी आ गई थी, उस वक्त यहाँ पर अचानक से ब्लैक फॉग होने लग गई और उस वक्त मैं बाकी सभी हंटर्स के साथ में थी। हम सभी हंटर लोग मिलकर यहाँ पर लोगों को सेफ एरिया में लेकर जा रहे थे, पर फिर अचानक से पता नहीं कहां से कोई अजीब सी स्किन वाले कोई लोग वहाँ पर आ गए थे। इन्होंने वहाँ पर आते हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और फिर उसके बाद में जब मुझे होश आया तब मैं अपने आप को यहाँ पर पा रही हूँ। जुनसंग बोलता है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर किसी न किसी वजह से तुम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है। क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? क्या उन्होंने तुमसे किसी चीज के बारे में बात करी थी? जुनसंग की सारी बातों को सुनने के बाद हान अपने सिर को पकड़ लेती है और थोड़ा सा याद करते बोलती कि शायद उन्होंने किसी सेरेमनी जैसी किसी चीज के बारे में बात करी थी। फिर तभी हमारी हान अपने सेंस एम्पलीफिकेशन नाम की स्किल को यूज कर रही होती है, जिससे कि हान की जो भी सेंस होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हान बोलती कि शायद इसी वजह से मुझे उस तरफ से यहाँ पर बहुत सारी आवाजें आ रही है। फिर हमारा जुनसंग हान को उठा लेता है और बोलता है, चलो ठीक है, अगर तुम सच बोले तो फिर हमें वहाँ पर जाना चाहिए। शायद उनको वहाँ पर सब कुछ पता है कि आखिर कैसे वो फील्ड बॉस को उठा सकते हैं। हमारी हान भी फिर वहाँ से उठते हुए जुनसंग के साथ में चली जाती है। फिर यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर कोई अजीब सी जगह दिखाई जा रही होती है। फिर तभी हम यहाँ पर कोई मम्मी जैसी कोई डॉल को देख रहे होते हैं, जो कि कोई डॉल नहीं बल्कि इंसान लोग होते हैं। फिर हम यहाँ पर एक पर्सन को देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर 2 इंसानों को हवा में उड़ा रहा होता है और वो यहाँ पर उनके साथ में कोई अजीब सी कोई सेरेमनी कर रहा होता है, जिसमें शायद ये यहाँ पर इनका सेक्रीफाइस देने वाला है और इस वाली सेरेमनी को रॉन्गफुल सेरेमनी बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे थोड़ा सा माफ कर देना कि अभी मेरी वॉइस थोड़ी सी ज्यादा अजीब सी आ रही है और आपको लगभग 3-4 चैप्टर तक बस ऐसे सुनना होगा। फिर हम देखते हैं वो पर्सन बोल रहा था कि बस मेरी ये सेरेमनी बस खत्म ही होने वाली है, जब हम इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे तब जाकर हम ठीक से सरवाइव कर पाएंगे। फिर तभी हमें यहाँ पर इस पर्सन का जो भी मेन क्वेस्ट होता है उसके बारे में दिखाया जा रहा होता है, जिसके अंदर इसका सबसे मेन टास्क होता है किसी को समन करना, जो कि शायद यहाँ का फील्ड बॉस मतलब की बिशप होता है। फिर तभी इस पर्सन को पीछे से किसी की आवाज आती है और ये पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ पर बाहर वाले कैसे आ सकते हैं? फिर तभी हम वहाँ पर देख रहे होते हैं इस पर्सन के जो भी गार्ड होते हैं उसके बिल्कुल सीने पर एक स्वॉर्ड आकर लग जाती है, जिससे कि वो गार्ड वहाँ पर एक ही बार में मारा जाता है। वो पर्सन अपने उस गार्ड को ऐसे मरता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, ऐसे आखिरी समय पर यहाँ पर बाहर वाले आ चुके हैं, आखिर ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। फिर तभी वो पर्सन सामने की तरफ देख रहा था, वहाँ से अचानक से रोशनी आती है और फिर उसके अंदर से एक एरो निकलती हुई आती है और वो एरो सीधा वहाँ से उड़ते हुए सीधा इसी पर्सन के सीने में आकर लगती है, जिससे इस पर्सन को एक जोरदार सा झटका लगता है। ये फिर उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरने लग जाता है, इसके मुंह से भी बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है। फिर ये पर्सन उस एरो को देखते बोलता है कि ये तो एक डिवाइन एट्रीब्यूट का एरो है। फिर तभी यहाँ पर उस पर्सन को किसी की आवाज आती है, जो कि उससे बोल रहा था कि तुमने यहाँ पर जो भी मैसेंजर थे उनको पकड़ लिया है, क्या तुम्हारी ये सेरेमनी अब यहाँ पर खत्म होने वाली है? ये सब सुनने के बाद ये पर्सन सामने की तरफ देखते बोलता, आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है? तभी हम सामने की तरफ देख रहे थे, हमारे जुनसंग वहाँ पर पहुंच चुका होता है और वो यहाँ पर आते हुए इससे बोल रहा था कि मैसेंजर को पकड़ने के बाद जो भी क्वेस्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा लगता है कि जैसे तुमने उस मैसेंजर को मार दिया, इस वजह से अब वो कहीं और रिस्पॉन हो चुका है और अब हमें उस मैसेंजर को सबसे पहले ढूंढना होगा। जुनसंग इतना बोलते वहाँ पर एक और एरो को वहाँ पर फायर कर देता है। जुनसंग ने फिर से यहाँ पर डिवाइन एट्रीब्यूट के साथ में फायर किया होता है। हम देख रहे होते हैं वो एरो सीधा इसी पर्सन की तरफ जा रहा होता है, पर तभी बीच में से अचानक से पता नहीं कहां से एक लड़की वहां पर आ जाती है
और वो वहाँ पर आते हुए हमारे जुनसोंग के उस एरो को बड़ी आसानी से वहाँ से हटा देती है। फिर वो जुनसोंग को देखते हुए बोलते कि तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले आ चुके हो, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले अपने अपोनेंट के बारे में जान लेना चाहिए था। अपने अपोनेंट के बारे में जानने के बाद ही तुम्हें उससे फाइट करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो कि ए रैंक की वेम्पायर होती है और ये एक मैजिशियन होती है। फिर हमें जुनसोंग को दिखाया जा रहा था उसके पीछे की तरफ से दो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और जुनसोंग का ध्यान सामने की तरफ होता है और बोलता है कि मैं तुम सभी के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। तभी हम उन दोनों बंदों को देख रहे थे जो कि लगभग जुनसोंग के पास में पहुंच चुके थे, पर उससे पहले जुनसोंग ने वहाँ पर 2 एरो को फायर कर दिया था और वो दोनों की दोनों एरो यहाँ पर इन दोनों पर्सन को जाकर लगते हैं और ये दोनों एक ही बार में वहाँ पर मारे जाते हैं। जुनसोंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ। फिर तभी हमें वहाँ पर कहीं पर बाहर की तरफ हमारी हान को दिखाया जा रहा होता है जो कि शायद इन सभी एरोज को फायर कर रही होती है। फिर तभी जुनसोंग अपनी ग्रेड वर्ल्ड स्किल का यूज करते हुए अपनी फ्रेगार्ड को फिर से अपने पास में बुला लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर तभी हम सामने की तरफ उस लड़की को देखते हैं जो कि सीधा जुनसोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो जंप करते हुए बोल रही होती है कि तुम कुछ लोगों को हराने के बाद में अब कुछ ज्यादा एक्टिंग करने लग गए हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अब मुझे भी हरा सकते हो। इतना बोलते वो अपने वेपन के साथ में जुनसोंग के सर के ऊपर अटैक कर देती है, पर तब तक हमारा जुनसोंग भी अपनी फ्रेगार्ड के साथ में उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। और फिर तभी हम यहाँ पर इस लड़की के वेपन के अंदर देख रहे होते हैं जिसके अंदर से लाइटनिंग कलर का कोई ओरा निकल रहा होता है। फिर तभी जुनसोंग उसको देखते हुए बोलता है कि इसने अपने वेपन का ओरा चेंज कर लिया, ये शायद कोई मैजिशियन है और यहाँ पर ये अपने वेपन के शेप को भी चेंज करती जा रही है। फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की जुनसोंग के ऊपर से घूम जाती है और फिर वो अपने वेपन को थोड़ा सा छोटा कर लेती है और फिर वो उसके साथ में काफी सारे स्टेप वाले अटैक करते हुए जुनसोंग के ऊपर अटैक कर रही होती है और वो फिर इसके बाद वहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट स्किल को यूज करती है जिससे कि वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है जिसको देखते हुए लड़की थोड़ा सा खुश होती है और बोलती कि देखो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। पर जब वहाँ पर उसके अटैक का असर खत्म होता है तब वो सामने की तरफ देखती है जुनसोंग ने अपने वेपन की मदद से उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था। फिर तभी जुनसोंग अपने वेपन को उठाते हुए एक तगड़ा सा स्लैश इस लड़की के सीधा पेट के ऊपर मार देता है, पर हम देख सकते तब तक ही लड़की वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसने जुनसोंग के वेपन के ऊपर भी अपने लाइटनिंग ओरा को यूज कर दिया होता है, जिसको देखते हुए जुनसोंग भी बोलता है आखिर तुम अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो गई। इस वक्त जुनसोंग अपने साइड में दिख रहा था, वहाँ पर हम थोड़ा सा दूरी पर इस लड़की को खड़ा हुआ देख सकते हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रिक डिकॉय नाम की स्किल को यूज करते हुए वहाँ से अचानक से गायब होते हुए इस जगह पर पहुंच गई थी। फिर तभी वो लड़की चिल्लाते हुए किसी को बोलते कि जल्दी से अब इसके ऊपर अटैक करो। फिर तभी वहाँ पर अचानक से देखते हैं एक पर्सन जुनसोंग के पीछे से आ जाता है, वो लगभग जुनसोंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। फिर तभी हमें हमारी हान को दिखाया जा रहा होता है जो कि सीधा जुनसोंग की तरफ ही ध्यान दे रही होती है और वो उस पीछे से पर्सन को आते हुए देखकर बोलती कि मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। इतना बोलते हुए हमारी यहाँ 3 एरो को फायर कर देती जो कि तीनों के तीनों सीधा उस पर्सन के सीने में जाकर लग जाते हैं। फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे किलर आते हैं, पर पता नहीं अचानक से कहाँ से वहाँ पर किसी कोई ब्लड की स्किल को यूज करता है जो कि ब्लड टेरिटरी होता है और वो वहाँ पे अचानक से बहुत सारे स्पाइक्स को निकालते हुए उन सभी किलर को एक ही बार में मार देती जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी एलिजाबेथ होती है। फिर तभी ये लड़की बोली थी आखिर ऐसा कैसे होता है, पर तभी एक अचानक से एक स्पाइक सीधा इस लड़की के पीछे से आकर लगती है। फिर हमें वहाँ पर हमारी एलिजाबेथ को भी दिखाया जा रहा होता है जिसने की सारी चीजें करी होती है और तभी ये लड़की जमीन के ऊपर गिर जाती है। फिर तभी हमें वहाँ पर हान को भी आता हुआ दिखाया जा रहा था जो कि बोलती कि मैंने बाकियों को भी संभाल लिया है। फिर जुनसोंग बोलता तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, चलो ठीक है अब यहाँ पर जो भी लोगों को पकड़ा गया सबसे पहले हम उन सभी को यहाँ से छुड़वा देते हैं। जुनसोंग इतना बोलता है कि पर तभी वहाँ पर उसको एक स्क्रीन विंडो शो होने लगती है जिसमें लिखा होता है जो भी पर्सन सेरेमनी को करा था अब उसने अपनी बॉडी को भी सेक्रीफाइस कर दिया है, जिसकी वजह से ये सेरेमनी एक ही बार में अब यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। और अब यहाँ पर ये सेरेमनी कंप्लीट भी हो जाती है। फिर तभी जुनसोंग पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखने लगता है अब यहाँ पर फील्ड बॉस अपीयर होने वाला है। फिर तभी हमें यहाँ पर इस होस्ट वाले पर्सन को दिखाया जा रहा था जो कि बोल रहा था कि चलो ठीक है आखिरकार मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। वो पर्सन इतना बोलता है कि अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। फिर हमें वहाँ पर बहुत सारा ब्लड जैसी कोई चीज को दिखाया जा रहा था जो कि सीधा ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। जुनसोंग उसको देखते बोलता है कि तो बहुत बुरा हुआ, आखिर में ये पर्सन यहाँ पर समन ही हो चुका है। जुनसोंग फिर एलिजाबेथ को बोलता है कि एलिजाबेथ तुम जल्दी से यहाँ पर हान को लेकर इस जगह से निकल जाओ। फिर तभी हमें यहाँ पर कोई पर्सन की आवाज आती जो कि बोल रहे थे कि तुम सभी को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी खून की स्मेल आ रही है और इसके साथ में मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रेश सोल को भी फील कर पा रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर इस पर्सन को दिखाया जा रहा था जो कि और कोई नहीं बल्कि बिशप होता है और ये रैंक A+ का एक मॉन्स्टर होता है।
फिर तभी बिशप अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और वो अपनी किसी स्किल का यूज करने लगता है। उस स्किल को यूज करने के बाद में हम देख रहे होते हैं बिशप यहाँ पर जितनी भी सोल थी उन सभी को एक ही बार में एब्जॉर्ब करने लग गया है। इन सभी सोल को एब्जॉर्ब करते बिशप बोलता है कि तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर आते मुझे काफी सारी सोल्स खाने को मिल गई। फिर तभी हम जुनसोंग को देख रहे थे जो कि बोला था कि नहीं ये गलत हो रहा है, यहाँ पर आकर जितने भी सेक्रीफाइस लोग थे उन सभी की सोल को खाने लग गया है, मुझे यहाँ पर इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जुनसोंग इतना बोलते हैं कि तभी हम उसके पीछे से देख सकते हैं वो भी शायद थोड़ा थोड़ा इस पर्सन के ऊपर एब्जॉर्ब होने लग जाता है। शायद ये सारी की सारी हमारे जुनसोंग की डिमोनिक एनर्जी की वजह से हो रहा होता है। फिर तभी जुनसोंग को एक स्क्रीन विंडो सोने लगती जिसको देखते हुए जुनसोंग बोलता है कि अच्छा मैं इसके बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया था। इतना बोलते जुनसोंग सीधा आगे की तरफ भागने लग जाता है और वो सीधा बिशप की तरफ ही जाने लग जाता है। बिशप उसको अपनी तरफ आता और देख रहा था और बोलता है कि मैं तुमको बाद में एब्जॉर्ब कर लूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो भी सोल है उन सभी को एब्जॉर्ब करने दो। बिशप इतना बोलता है कि तभी जुनसोंग भी वहाँ पर पहुंचने के बाद उससे बोलता है कि नहीं तुम अब किसी की भी सोल को एब्जॉर्ब नहीं करने वाले हो। इतना बोलते हुए जुनसोंग वहाँ पर जो भी सभी सोल थी उनके ऊपर अपने हाथ को रखने लग जाता है। फिर तभी हमें यहाँ पर जुनसोंग की उन सभी नोटिफिकेशन को दिखाया जा रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने यहाँ पर एक नए मटेरियल को देख लिया जो कि तुमने अपनी सेकंड लाइफ के अंदर देखा था। सेकंड लाइफ मतलब पास्ट लाइफ के अंदर देखा था और अब तुम्हें यहाँ पर एक सेकंड चांस दिया जा रहा है। तुम यहाँ पर जो भी रेयर मटेरियल है इसको यूज करते हुए एक वेपन को बना सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस मटेरियल के बारे में बताया जा रहा था जो कि और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन की सोल होती है। फिर तभी वो एम्पायर भी देखता है अब आखिर ये यहाँ पर क्या करने लगे। तभी हम यहाँ पर जुनसोंग के सामने देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। फिर तभी हमें वहाँ पर पता चलता है जुनसोंग ने इन सभी सोल्स का यूज करते वहाँ पर एक वेपन को क्राफ्ट कर लिया, जिस वेपन को हम यहाँ पर जुनसोंग के हाथों में भी देख सकते हैं। वेपन को क्राफ्ट करने के बाद जुनसोंग इस बिशप से बोलता चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी मेरे क्वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी क्वेस्ट के लिए यूज करने वाला हूँ। हमें दिखाया जा रहा होता है, हम देखते हैं जुनसोंग ने यहाँ पर सोल एको नाम से एक सोल्ड को बना दिया होता है और उसको देखते हुए ये बिशप बोलता है कि वो जो सभी सोल थी उन सभी को इसलिए सेक्रीफाइस किया गया था ताकि उनसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को बनाया जा सके और तुमने यहाँ पर आकर उन सभी को लेते हुए उनसे एक छोटा सा खिलौना बना दिया है। ये सब बोलते हुए बिशप वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सोल को एब्जॉर्ब करने में पूरी तरीके से फेल हो चुका था। फिर वो गुस्सा होते हुए बोला था कि तुम एरोगेंट बच्चे, अब मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगा और उसके साथ में एक अच्छा सा खिलौना बनाऊंगा। जुनसोंग उसको सुनते ही बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी सोल को एब्जॉर्ब करके एक खिलौना बनाओगे। सच में ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। फिर तभी हम देख रहे होते हैं जुनसोंग वहाँ पर अपनी सोर्ड की एबिलिटी को यूज कर रहा था जो कि सोर्ड ऑफ द सोल होती है। जुनसोंग बोलता चलो ठीक है अब तुम मेरी तरफ आओ और देखते हैं कि आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। जुनसोंग की सारी बातों को सुनने के बाद बिशप और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जुनसोंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है और बोलता है कि तुम बास्टर्ड लड़के, तुमने सच में मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। इतना बोलते हुए उसने एक अटैक हमारे जुनसोंग के ऊपर कर दिया होता है और वो अटैक सीधा हमारे जुनसोंग की तरफ ही जा रहा होता है और दूसरी तरफ से हमारा जुनसोंग भी अपनी सोर्ड को लेते हुए वहाँ पर आगे की तरफ जा रहा होता है और वो अपनी सोर्ड की सोल रिलीज स्किल को यूज कर रहा होता है। उसको यूज करते जुनसोंग ने बिशप का जो भी अटैक था उसको एक ही बार में बीच से पूरी तरीके से काट दिया होता है और उसको काटने के बाद जुनसोंग बोला होता है कि सच में इस सोर्ड की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बिशप भी बोला होता है कि सच में तुम्हारा जो टॉय है उसकी एबिलिटी सच में कमाल की है। फिर तभी जुनसोंग साइड में देखता है वो बिशप अचानक से हमारे जुनसोंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और वो उसके पास में पहुंचते वहाँ पर किसी वेपन से जुनसोंग के ऊपर एक तगड़ा सा अटैक कर देता है जिससे कि हम देख सकते हैं नीचे की जमीन पूरी टूट चुकी होती है। पर हमारा जुनसोंग वहाँ पर अचानक से कहीं से गायब हो जाता है और फिर वो अचानक से बिशप के पीछे की तरफ से आता है और वो उस वक्त अपनी सोर्ड से भी अटैक कर रहा होता है। जुनसोंग की सोर्ड सीधा बिशप की गर्दन की तरफ ही जा रही थी पर तब तक बिशप अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए जुनसोंग की सोर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है, पर इस चीज में बिशप का हाथ पूरी तरीके से घायल हो जाता है। बिशप बोलता है कि सच में ये एक खिलौना ही है, अगर तुम इससे मेरे ऊपर अटैक कर भी देते हो तो भी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तभी हम देखते हैं जुनसोंग वहाँ पर फिर से आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें फिर से बता दूं ये कोई टॉय नहीं है। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जा रही थी जिसके अंदर लिखा होता है तुम्हारी जो सोल वाली सोर्ड थी वो अब फ्रेगार्ड्स के साथ में मिल चुकी है और वो अब यहाँ पर फ्रेगार्ड्स की जो भी स्किल थी उनको भी यूज कर सकती है। तभी हम देखते हैं जुनसोंग ने अपने हाथ में फ्रेगार्ड्स को पकड़ा होता है क्योंकि वो सोल वाली सोर्ड पूरी तरीके से फ्रेगार्ड्स के अंदर मिल चुकी होती है और तभी हमारा जुनसोंग बिशप को बीच में से पूरी तरीके से काट देता है, मतलब कि जुनसोंग बिशप की गर्दन को काट देता है। पर बिशप का चेहरा देखकर अभी भी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस दिख रहा होता है और फिर बिशप की जो बॉडी होती है वो वहीं पर जमीन के ऊपर गिर जाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जुनसोंग को एक नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें लिखा होता है तुमने अपने वेपन से बिशप को काट तो दिया पर फिर भी उसकी जो बॉडी हो फिर से रीजनरेट हो जाएगी, मतलब तुम इसको इतनी आसानी से नहीं मार सकते, इसलिए तुम्हें बिशप को मारने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा।
इसको देखने के बाद जुनसंग भी बोलता हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि इसको मारने का इतना आसान तरीका नहीं हो सकता है। जुनसंग बोलता है कि चाहे मेरे पास कोई सोल वाली स्वॉर्ड हो पर फिर भी अगर मैं बिशप के जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा, मतलब कि जो भी इसकी वीकनेस है अगर मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा तो फिर ये फिर से यहाँ पर रीजनरेट होता जाएगा और ये बैटल जितना ज्यादा समय तक चलेगी उतना ज्यादा मेरा माना खत्म होता जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जुनसंग ये सारी बातें बोलते हुए अपने स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा था। फिर तभी हमें पीछे की तरफ से बिशप की आवाज आ रही होती है कि बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही बोला था ना कि ये तो बस एक खिलौना है। तभी ये सब सुनने के बाद हमारा जुनसंग भी पीछे की तरफ मुड़ के देखने लग जाता है। हम देख सकते हैं बिशप वहाँ पर फिर से पूरी तरीके से रीजनरेट होने लग गया है और अब बोला था कि तुम चाहे मेरी पूरी बॉडी के चाहे कितने हजारों टुकड़े क्यों ना कर दो पर फिर भी मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर रीजनरेट हो जाऊंगा। हम यहाँ पर उस बिशप के पूरे फेस को रीजनरेट होता हुआ देख सकते हैं। तभी बिशप बोला था कि तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ में बस मुझे बार बार यहाँ पर काट ही सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हो और फिर अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको अपना एक खिलौना बना लूंगा। फिर तभी बिशप यहाँ पर अपनी स्किल ट्विस्टेड डिसीज का यूज करने लग जाता है जिसकी मदद से वो मरे हुए जो भी लोग होते हैं उनको फिर से जिंदा कर सकता है, पर वो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को फिर से खो देते हैं, मतलब कि वो एक तरीके से यहाँ पर वैम्पायर या फिर ज़ॉम्बी जैसे किसी पर्सन को बना सकता है। तभी जुनसंग यहाँ पर फाइट के लिए फिर से तैयार हो जाता है और वो बोलता है चलो ठीक है तुम भी अपना बेस्ट ट्राई करके देख लो और देखते हैं आखिर हम में से कौन जीतने वाला है। जुनसंग इतना बोलते हैं कि तभी हम जुनसंग के पीछे की तरफ से कोई अजीब सी चीज को उठता हुआ देख सकते हैं। जुनसंग को ये सारी चीज महसूस हो जाती है, वो पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या ये कोई समन बीस्ट है, आखिर अचानक से यहाँ पर कोई बीस्ट कैसे आ सकता है। फिर तभी हम देखते हैं वो अजीब सा कोई क्रिएचर जो कि पीछे से आया होता है वो जुनसंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है और जुनसंग उसको अपनी फ्रेगा स्वॉर्ड से रोक रहा होता है। तभी वहाँ पर बिशप जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है कि जरा देखो इसी तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ, और इतना बोलते वो भी जुनसंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और तभी हमारा जुनसंग अपनी ग्रेट वर्ल्ड स्किल का यूज करने लगता है और वहाँ पर एक स्वॉर्ड को समन कर लेता, फिर वो उसको फेंकते हुए उस अजीब से क्रिएचर के ऊपर मारकर उसको पीछे की तरफ कर देता है। फिर जुनसंग उसको उठाने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता है और वो उस बिशप की तरफ देखने लगता है, पर तब तक बिशप जुनसंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था और वो वहाँ पर आने के बाद जुनसंग को बोलता है कि अब तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, अब तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। बिशप इतना बोलते जुनसंग के ऊपर एक तगड़ा सा अटैक करने वाला था और जुनसंग वहाँ पर शांति से खड़ा था, पर तभी हम बिशप के हाथ के पास में देख रहे होते हैं वहाँ पर अचानक से कोई चीज समन होती है। जुनसंग ने वहाँ पर अपनी फ्रेगाज को फिर से बुला लिया होता है और वो उसको लेते हुए सीधा इस बिशप की तरफ ही जाने लग जाता है और वो अपनी किसी स्किल का यूज करते बिशप को पूरी तरीके से वहाँ पर पूरे शरीर के टुकड़े कर देता है। हमारे जुनसंग ने इस बार बिशप को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है और उसको मारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से आगे की तरफ जाकर बैठ जाता है। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखने लगता है। हमें पीछे की तरफ से बिशप की आवाज सुनाई देती जो कि बोल रहा था मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हो। इतना बोलते हुए फिर से हमारे जुनसंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी सोल मेरी होने वाली है। हम देखते हैं उसने एक तगड़ा सा अटैक जुनसंग के ऊपर कर देता, पर जुनसंग उसको बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और तभी जुनसंग पीछे की तरफ देखकर अपनी ग्रेट वर्ल्ड स्किल को यूज करने लगता है और वहाँ पर सोल से छोटे छोटे स्टोन बना लेता है और वो उन सभी सोल वाले स्टोन को सीधा इस बिशप की तरफ ही भेज देता है, जिससे कि बिशप के शरीर पर बड़े से ब्लास्ट होने लग जाते हैं और जुनसंग के इस वाले अटैक से बिशप को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो वहाँ पर अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लग जाता है। बिशप फिर चिल्लाते हुए बोलता क्या तुमने स्टोन के अंदर इन सोल को इन्फ्यूज कर दिया था, फिर तुमने मेरे ऊपर उन सभी स्टोन से हमला कर दिया। जुनसंग ये सुनने के बाद बोलता है कि हाँ मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, ये सारी चीजें तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के लिए तो काफी होनी चाहिए। तभी हम देख रहे होते बिशप वहाँ पर फिर से रीजनरेट होने लग जाता है और वो जुनसंग को बोल रहा था कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जो कि सोल्स को इस तरीके से यूज कर सकते हो, मैंने तुमसे पहले आज तक किसी को ऐसे यूज करते हुए नहीं देखा है। फिर वो हमारे जुनसंग की तरफ देखकर एक स्माइल करने लग जाता है और बोलता है चलो ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर दूसरे मेथड को ट्राई करना चाहिए। इतना बोलते वो अपने सीने के ऊपर हाथ रखता और वो अपने सीने को ही फाड़ने लग जाता है और वो अपने सीने को फाड़ते हुए जुनसंग से बोलता है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। तभी हम देखते हैं बिशप जब अपने सीने को फाड़ देता है तब उसके अंदर से हमें रेड कलर का कोई अजीब सा मोशन निकलता हुआ दिखाया जा रहा होता है। ये और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर बिशप के सीने के अंदर एक नेदर वर्ल्ड का डायमेंशन होता है जिसके अंदर से अजीब तरह के रेड कलर के क्रिएचर निकलने लगते हैं। ये बिशप की एक हिडन स्किल होती है। तभी बिशप बोलता है तुम्हारे पास में जो भी खिलौने हैं उनसे तुम इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। तभी जुनसंग बोलता है कि मुझे इसको किसी न किसी तरीके से खत्म तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जुनसंग वहाँ पर अपने एक और क्राफ्ट स्किल को यूज करते वहाँ पर उन सभी सोल से एक और चीज को बनाने लग जाता है। जुनसंग वहाँ पर उन सभी सोल्स को फिर से बुलाने लग जाता है। बिशप इस चीज को देखते बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था, पर तभी हम जुनसंग को देख रहे होते हैं
जो कि अपनी स्किल का यूज करते वहाँ पर बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर अब अपने माना और अपने मटेरियल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे यहाँ पर उन सभी को यूज करते हुए एक अच्छा सा वेपन बनाना होगा। जुनसोंग ने यहाँ पर सोल एको सोड और उसके साथ में बहुत सारी ह्यूमन सोल्स और 1 ट्रिलियन सेंट स्टोन, इसके साथ में 2 ट्रिलियन मैजिक स्टोन को भी यूज कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं जुनसोंग ने वहाँ पर एक बड़ी सी बो को बना लिया होता है, जो की एक डिवाइन बो होती है और इसका साइज में बाकी सभी बो से काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इस वेपन की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो लगभग एस के आसपास होती है। जुनसोंग ने यहाँ पर जो भी सेंट स्टोन को यूज किया था उसकी वजह से यहाँ पर इसकी पावर लगभग 50% तक और बढ़ गई है। उसके साथ में जो भी सभी सोल्स को फिर से यूज किया गया था उसकी वजह से जो भी सोल का जो अटैक था वो अब लगभग 250% तक और बढ़ चुका है। फिर तभी जुनसोंग वहाँ पर अपनी लाइटनिंग एंट्री वुड को भी इस बो के अंदर इन्फ्यूज कर देता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं इस बो के अंदर से काफी सारी लाइटनिंग भी निकल रही होती है। और फिर जुनसोंग यहाँ पर बिशप को देखते बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए उसको बोलता चलो ठीक है, अब तुम यहाँ पर इस चीज को रोकने की कोशिश करके दिखाओ। इतना बोलते हुए जुनसोंग वहाँ पर अपने बो को फायर कर देता, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसकी जो बो थी वो बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में सीधा आगे की तरफ जाकर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो एरो होता है वो आगे की तरफ जाकर किसी चीज में अटक चुका होता है, वो शायद बिशप की कोई शील्ड होती है। तभी हम यहाँ पर बिशप को देख रहे होते हैं, जिसके बिल्कुल सीने के आगे आकर वो जुनसोंग का एरो वहाँ पर आकर रुक चुका होता है। इसको देखते बिशप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बिशप बोलता क्या तुमने ये देखा, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर तभी बिशप सामने की तरफ किसी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। हम देख रहे होते जुनसोंग ने जो एरो चलाई होती है उसकी खुद की एक स्किल होती है और उस स्किल का नाम एक सोल रिलीज होता है। इसकी वजह से ये जो एरो होता है इसकी जो भी फोर्स होती है वो लगभग 150% तक और बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो एरो और भी आगे की तरफ बढ़ते बिशप को पूरी तरीके से वहाँ पर मारने लग जाता है। फिर जुनसोंग बिशप को देखते हुए बोलता है कि तुम तो यहाँ पर खुद के आइटम को नहीं पहचान पा रहे हो, इस तरीके की सोल के वेपन को तुम भी यूज करते हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर मेरी इन सभी ट्रिक को नहीं पहचान पाए। फिर तभी हम देखते हैं जुनसोंग वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने यहाँ पर फील्ड बॉस को हरा दिया है और इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें यहाँ पर लगभग 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जा रहे हैं। और इसके साथ में ये जो सीओल रीजन है इसके अंदर जो भी होस्टाइल फोर्स थी उनका जो भी क्वेस्ट का प्रोग्रेस था वो लगभग 20% तक कम कर दिया गया है। जुनसोंग उसको देखते बोलता है आखिर ये क्या चीज है, आखिर ये होस्टाइल फोर्स कौन है, क्या ये कोई फैंटेसी गिल्ड हो सकती है, मैंने आज से पहले कभी इस तरीके की नोटिफिकेशन को नहीं देखा है। तभी जुनसोंग वहाँ पर पहले की लेटी हुई वो जो वेम्पायर लड़की थी उसकी तरफ देखने लग जाता है और वो बोलता है चलो ठीक है, मुझे इससे सारी चीजों के बारे में पता कर लेना चाहिए। हम यहाँ पर इस लड़की के फेस को देख सकते हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर अपने बेहोश होने का नाटक कर रही है। तभी वो लड़की अपनी आंख खोल के सामने देखने लगती है और सामने की तरफ देखते हुए लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि हमें सामने की तरफ हमारे जुनसोंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहाँ पर बैठकर इस लड़की को स्माइल करता हुआ देख रहा होता है। और वो इस लड़की को स्माइल करते हुए बोलता है मुझे बताओ कि आखिर तुम एम्प्टी फैंटेसी गिल्ड के बारे में आखिर कितना कुछ जानती हो। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें कोई लड़की को दिखाया जा रहा था जिसके पास एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ का जो भी फील्ड बॉस था उसको हरा दिया गया और इस वजह से यहाँ पर इस एरिया में जो पॉइजन फैल रहा था अब वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ये देखते हुए लड़की बोलती है आखिर ऐसा कौन है जिसने बिशप को इतनी जल्दी हरा भी दिया है, वैसे मैंने भी यहाँ पर एक फील्ड बॉस को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए अब उसकी थोड़ी सी एबिलिटी भी मेरे पास आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस लड़की के बारे में दिखाया जा रहा था जो कि ए रैंक की वेम्पायर ली सो योंग होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से कोई एक लड़का इस ली सो योंग के पीछे की तरफ आया था और वो इसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आता है जो कि यहाँ पर इस पर्सन के हाथ के अंदर जो वेपन होता है उसके ऊपर बाइट कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर इस लड़के के हाथ में जो वेपन होता है वो वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये लड़का भी सोच रहा था कि अचानक से यहाँ पर मेरा वेपन गायब कैसे हो गया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ली सो योंग होती है यहाँ पर इस लड़के की गर्दन को एक ही बार में काट देती है और वो फिर वहाँ से जाते हुए बोलती चलो ठीक है, फिर अब मुझे उस पर्सन से मिलना चाहिए जिसने की बिशप को भी यहाँ पर हरा दिया है। हम जुनसोंग को देख रहे होते हैं जो कि बोल रहा था क्या सच में वो मोस्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो नॉर्मल मोस्टर नहीं बल्कि वो फील्ड बॉस मोस्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तभी हम जुनसोंग के सामने की तरफ उस वेम्पायर लड़की को देख रहे होते हैं जिसको कि जुनसोंग ने पूरी तरीके से चेयर पे बांध रखा होता है, जो कि यहाँ पर जुनसोंग को सारी बातें बता रही थी कि आखिर वो किस पर्सन के लिए काम करती है। ये लड़की बोलती है मुझे यहाँ पर वेम्पायर बनने के बदले में उनके लिए हायर कर लिया गया था, मैंने बस उनसे सुना था कि वो उस पर्सन या फिर उस चीज का यूज कर रहे हैं जिससे कि वो हंटर्स को भी हंट कर सकते हैं, मतलब कि वो हंटर को मारने का काम कर रहे हैं। जुनसोंग इसको सुनने के बाद मन में सोच रहा था कि ये सब मेरी पास्ट लाइफ के अंदर भी हो रहा था, मुझे पक्का पता है कि सारी की सारी चीजें उस एम्प्टी फैंटेसी से रिलेटेड है। फिर जुनसोंग उस लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ अब आखिर आके तुम क्या करने वाली हो। वो लड़की बोलती है आखिर मैं आगे क्या करूंगी, मेरा बस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कि मुझे बस यहाँ पर बॉस को समन करना है और अब यहाँ पर मेरा मिशन तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो इसलिए अब मुझे यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवाना होगा।
तभी हम यहाँ पर उस लड़की का रियल फेस देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रही होती है, मैं तो बस यहाँ पर फालतू की बकवास करी, बस एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं अपने बंदों को लेकर यहाँ पर फिर से आऊंगी ताकि मैं इस लड़के को मार सकूं। तभी हम जुनसोंग को देख रहे थे जो कि इस लड़की को देखकर वहाँ पर स्मेल कर रहा होता है। जुनसोंग बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, मुझे पता है कि तुम आखिरकार उस इजाबेला के पास में वापस जाने वाली हो। तभी वो लड़की बोलती है, आखिर तुम्हें क्या बोलो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ का जो बॉस मोस्ट था वो मारा जा चुका है, इस वजह से मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ, इस वजह से अगर मैं वापस जाती हूँ तो फिर मुझे मार दिया जाएगा। तभी जुनसोंग उस लड़की के पास में जाता है और वो उससे बोलता है, यहाँ पर जो भी ये सारी चीजें हुई है उसमें बस अकेली तुम ही सर्वाइव कर पाई हो, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो तुमको मारेंगे, बल्कि वो इसकी जगह तुमसे सारी डिटेल्स का पता करेंगे और फिर उसके बाद में तुम अपने साथियों के साथ यहाँ पर वापस आओगी ताकि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। मुझे इन चीजों के बारे में पहले से अंदाजा लग गया है। तभी वो लड़की इन सभी चीजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, अगर तुमको इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है। तभी जुनसोंग बोलता है, आखिर इन सभी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, तुम चाहे जितने लोगों को लाना चाहो उतने को ला सकती हो, बल्कि तुम यहाँ पर लोगों को ला ही नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर लगभग 600 से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा हुआ था और मैं तुम्हें अभी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो लड़की बोलती है, आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करने वाले हो। पर तभी हम यहाँ पर देख रहे होते हैं हमारा जुनसोंग अपनी रेंटल एग्रीमेंट स्किल को यूज कर रहा होता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला हूँ। इतना बोलते हुए जुनसोंग ने अपने हाथ को इस लड़की के सर के ऊपर रख दिया होता है और बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी बख्श देने के बदले में तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, तुम्हें यहाँ पर मेरी सभी रिक्वेस्ट को मानना भी पड़ेगा। वो लड़की बोल रही थी कि अपना हाथ हटाओ, ये बहुत ज्यादा गर्म है, मेरा सर जलने लग गया है। तभी जुनसोंग यहाँ पर अपने एग्रीमेंट की सभी रूल्स के बारे में बताने लग जाता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताओगी, तुम यहाँ पर मेरी स्किल, मेरी किसी भी चीज के बारे में किसी को भी नहीं बोल सकती हो, तुम्हें आज के बारे में याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने कौन से वेपन को यूज किया, मैंने कौन से वेपन को बनाया, तुमको इन सभी चीजों के बारे में भूलना होगा। वो लड़की भी चिल्लाते बोल रही थी, हाँ ठीक है मैं समझ गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने भी दो। इसके बाद में फिर जुनसोंग सेकंड रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। जुनसोंग बोलता है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें उसका रिस्पॉन्ड करना होगा, मैं तुमसे यहाँ पर तुम्हारी जो भी एम्प्टी फैंटेसी है उसके बारे में पूछूंगा। और इसके बाद में जो तीसरी रिक्वेस्ट है वो ये कि अब तुम मुझे बताओगी आखिर वो बास्टर्ड कहाँ पर है जो कि इन सभी लोगों और इसके साथ में मोस्टर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। चलो ठीक है, फिर फ्यूचर में तुम मुझसे बिल्कुल शांति से बात करोगी जैसा कि तुम अभी तक करती आ रही हो, क्या तुम्हें समझ में आ गया ना। जुनसोंग के इतना बोलने के बाद वो लड़की भी बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे सारे रूल्स के बारे में समझ में आ गया है। फिर जुनसोंग बोलता है, और यहाँ पर जो भी रूल्स है इन सभी को तोड़ने की जो पेनल्टी वो तुम्हारी लाइफ होने वाली है, इसलिए तुम यहाँ पर एक भी रूल्स को तोड़ने की तो सोचना भी नहीं। अभी वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है सर, मैं समझ चुकी हूँ। उस लड़की के इतना बोलते यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से बन जाता है। फिर जुनसोंग उस वक्त वहाँ पर उससे बोलता है कि अब तुम मुझे इसके साथ में स्वॉर्ड डीमन के भी बारे में सब कुछ बताओ जो भी तुम जानती हो। फिर जुनसोंग ने अब शायद यहाँ पर इस लड़की से सब कुछ पूछ लिया होगा, क्योंकि अब हमें बस यहाँ पर इस लड़की को यहाँ से भागते हुए दिखाया जा रहा होता है। फिर जुनसोंग अपने मन में बोलता है कि वो मोस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसके साथ में उसकी एबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। क्या अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो क्वेस्ट था अब तो वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फिर जुनसोंग यहाँ पर मेन क्वेस्ट को देखने लग जाता है और वो उसको देखने के बाद बोलता है कि इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है। तो फिर यहाँ पर जो मेन क्वेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, हमारा जो गोल है वो अभी भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। और यहाँ पर आकर मेरे सबसे ज्यादा अच्छी चीज हो गई है, जो भी एम्प्टी फैंटेसी इसके अंदर मेरा एक स्पाई लग चुका है, अब इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। इतना बोलते हुए जुनसोंग वहाँ से चलते हुए बिशॉप के पास में आ जाता है और वहाँ पर आकर बोलता है, चलो ठीक है, अब जो मुझे रियल में रिवॉर्ड मिला मुझे उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर तभी वहाँ पर उस बिशॉप के ऊपर एक अजीब सी क्रिस्टल को उड़ता हुआ देख रहे होते हैं। जुनसोंग भी फिर वहाँ पर बिशॉप के पास में चला जाता है। फिर तभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर पास में जो भी प्लेयर है उसको सेंस कर लिया गया है और अब यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया कि तुमने यहाँ पर इस मोस्टर को हराया है और इसके साथ में जो भी तुम्हारा लेवल है उसके हिसाब से तुम्हारे रिवॉर्ड को बना दिया जा रहा है। तभी जुनसोंग वहाँ पर देखते बोलता कि यहाँ पर किसी स्पेशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या इस सारी चीजें मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। फिर तभी वहाँ पर जुनसोंग के शोल्डर के ऊपर देखते हैं वहाँ पर हमारा डार्कनेस भी पहुंच चुका होता है। अभी डार्कनेस वहाँ पर आते बोलता है कि मैं यहाँ पर इस चीज के अंदर की चीज को सेंस कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमको इसको जल्दी से ओपन कर लेना चाहिए। अभी जुनसोंग बोलता है कि ये डार्कनेस यहाँ पर इस चीज को फील कर पा रहा है, क्या इसका मतलब ये कि यहाँ पर इसके अंदर वो पोल्यूटेड माना हो सकता है। फिर तभी हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को दिखाया जा रहा होता है, इसके अंदर बताया होता है कि ये एक आइटम है जो कि पूरी तरीके से पोल्यूटेड माना से बना है और इस पत्थर को यहाँ पर ट्विस्टेड वंस पोल्यूटेड माना बोला जाता है। इसके अंदर लगभग 1000 तक पोल्यूटेड माना होता है, जिसको हम पोल्यूटेड माना या फिर डिमोनिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर 1000 डिमोनिक एनर्जी पॉइंट जुनसोंग को यहाँ पर मिल सकते हैं। जुनसोंग उसको अपने हाथों में एब्जॉर्ब करने लग जाता है और बोलता है कि लगभग 1000 डिमोनिक एनर्जी, ये सच में काफी ज्यादा होती है, इससे तुम्हें मेरा जो डिमोनिक एनर्जी का बार है उसको मैं पूरी तरीके से फील कर सकता हूँ। इतना बोलते हुए जुनसोंग ने वहाँ पर उस पूरी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है
फिर जुनसों को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ रही होती है। इसके अंदर लिखा होता है कि तुमने 1000 डिमोनिक एनर्जी को ले लिया और इसके साथ में अब तुम्हारे पास 1450 डिमोनिक एनर्जी पॉइंट हो गए हैं और अब तुम्हारा डिमोनिक एनर्जी वाला बार भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। इसलिए अब तुम्हें एक नई स्किल दी जा रही है जिसका नाम सक्सेशन होता है। जुनसों उसको देखते हुए बोलता है, मेरी सारी स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पर आखिर रुको, आखिर ये नई स्किल ये सक्सेशन क्या चीज है। तभी हमें यहाँ पर इस स्किल सक्सेशन के बारे में दिखाया जा रहा होता है। इसमें हम देख सकते हैं इस वाले स्किल को यूज करने के लिए तुम्हें 10 डिमोनिक एनर्जी पॉइंट को देना पड़ेगा, पर इसकी मदद से तुम किसी भी एक वेपन की स्किल को किसी दूसरे वेपन के अंदर डाल सकते हो। जुनसोंग इसको देखते हुए बोलता है कि इस स्किल से तो मैं बड़ी आसानी से जो मेरा अगला मोस्टर होने वाला है उसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। इतना बोलते जुनसोंग फिर अपने अगले रिवॉर्ड को देखने लग जाता है। इसमें कि उसको एक सिलेक्शन वाला रिवॉर्ड दिया जाता है। इसमें जुनसोंग को 2 कार्ड को चूज करना होगा, मतलब कि 2 रिवॉर्ड में से किसी एक रिवॉर्ड को चूज करना होगा। इसमें जो सबसे पहली स्किल होती है समनिंग की स्किल होती है, जिसमें तुम यहाँ पर छोटी सी यूनिट को बुला सकते हो जो कि शायद वेम्पायर या फिर डीमन की यूनिट हो सकती है। शुरू में ही बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे, पर इनको तुम धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हो। दूसरा जो रिवॉर्ड होता है वो सोल स्ट्रैप स्टाफ होता है। इसकी मदद से तुम अपने से भी ताकतवर जो भी तुम्हारा एनिमी है उसकी सोल को कुछ समय के लिए बांध सकते हो। जुनसोंग इसको देखते ही चौंक जाता है और बोलता है, क्या सच में मैं किसी भी सोल को पकड़ सकता हूँ? ये तो सच में काफी ज्यादा काम आने वाला है। पर इसके साथ में जो ट्विस्टेड डिसीड वाला दूसरा रिवॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, इसमें कि तुम अजीब से कुछ मॉन्स्टर को बुला सकते हो। पर ये जो दूसरों की सोल को पकड़ने वाली चीज सच में और भी ज्यादा यूजफुल चीज है। इतना बोलते जुनसोंग वहाँ पर दूसरे वाले रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देता है। फिर हम वहाँ पर देखने लग जाते हैं जुनसोंग के हाथ में एक अजीब सा स्टाफ आ जाता है जिसको सोल ट्रैप स्टाफ बोला जाता है। इसको लेने के बाद जुनसोंग बोलता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर सारे रिवॉर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर अगला मोस्टर आने वाला है। जुनसोंग के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जा रहा होता है और फिर वहीं पर हम नीचे की तरफ एक बूढ़ी सी औरत को देख रहे होते हैं जो कि किसी को बोला होता है कि यंग मैन, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बची हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं ये बूढ़ी औरत और किसी को नहीं बल्कि हमारे जुनसोंग को सारी चीजें बोल रही होती है और वो फिर जुनसोंग को शुक्रिया बोलते हैं वहाँ से रोते हुए जाने लग जाती है। फिर हमारी हान जुनसोंग से बात कर रही होती है। हान बोलते कि वो सभी लोग जिनको की पकड़ा गया था और जिनकी सोल उनकी बॉडी से निकल चुकी थी वो सभी के सभी फिर से उठ चुके हैं, क्योंकि अब उनकी सोल फिर से वापस आ चुकी है। सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सारे लोग बच पाए। तभी जुनसोंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मेरी तो काफी सारे लोगों ने हेल्प भी करी थी। जुनसोंग यहाँ पर उन सभी सोल्स की बात कर रहा होता है जिनके यूज करते हुए जुनसोंग ने वहाँ पर एक वेपन को बनाया होता है। फिर जुनसोंग वहाँ से जाता हुआ हान को बोला था, चलो ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे अगले क्वेस्ट को भी कंप्लीट करना है। अभी हान भी बोल रही थी कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो कि मुझे भी एक बार तुम्हारी हेल्प करने दो। तभी जुनसोंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ और है जिसके अंदर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हान पूछती है, आखिर ऐसी क्या चीज है जिसमें कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जुनसोंग बोलता है, वो सभी लोग जिनको की पकड़ा गया था वो सभी की सभी अवेकन तो हैं, पर वो सभी किसी भी तरीके से हंटर नहीं है, बल्कि वो सभी के सभी एक सिविलियंस हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर ये जो फोग है ये और भी ज्यादा गहरी होती जाएगी और फिर उसके साथ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये फोग इतनी गहरी हो जाए उससे पहले मैं तुमसे चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम इन सभी को लेकर ओवरकिल गिल्ड के अंदर चले जाओ। जुनसोंग की सारी बातें सुनने के बाद हान बोलती, चलो ठीक है, ये सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तभी हान की सारी बात सुनते जुनसोंग वहाँ से जाने लगता और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। अभी हम यहाँ पर 2 जनों को इस सिटी के अंदर चलते हुए देख रहे होते हैं, जिनमें से एक तो डरा होता है और दूसरा बोलता है, जरा देखो तो ये जगह कितनी ज्यादा सेफ लग रही है। तभी सामने वाला बोलता है कि यहाँ पर एक पर्सन था जो कि बच के निकल गया और उसने हमें बताया था कि यहाँ पर उसने एक स्वॉर्ड डीमन को देखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, एक ऐसा बॉस मोस्टर जो कि बस यहाँ पर अवेकन और जो हंटर होता है उन सभी के पीछे जाता है, वो यहाँ पर नॉर्मल लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब भी वो हमारे पास में आएगा तब हमारे पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तभी हम देखते वहाँ पर अचानक से सामने वाले पर्सन के पास में उसका नोटिफिकेशन आने लगता है। फिर तब यहाँ पर इस वाले पर्सन के पास भी इसका नोटिफिकेशन आने लगता है जिसमें लिखा होता है कि वार्निंग, यहाँ का जो फील्ड मोस्टर है इसको की वेपन सोलिंग स्वॉर्ड डीमन बोला जाता है, बिल्कुल तुम्हारे पास में ही है। इसको देखते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो सामने की तरफ देखने लगता है, वो देखता है उसका दोस्त उसके ऊपर हमला हो चुका है। वहाँ पर वो स्वॉर्ड डीमन पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर इस लड़की को आपने पहले ही देख लिया होगा और इसका नाम ली सोयोन होता है। फिर तभी पीछे वाला लड़का अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता आखिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर जंप करते हुए इस लड़के के ऊपर की तरफ आ जाती है और वो बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर बच के बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। तभी वो लड़का बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था, पर वो अपने मन में सोच रहा होता, जरा रुको, ये इंसान की भाषा कैसे बोल सकती है? ये तो एक मोस्टर है ना, आखिर इसको इंसान की भाषा कैसे आ सकती है? ये पर्सन इतनी सारी बातें सोच ही रहा था। तभी ये स्वॉर्ड डीमन जो होती है अपनी स्वॉर्ड से इस पर्सन की सीधा बैक पे अटैक करके इसको नीचे की तरफ गिरा देती है। फिर तभी ये स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर पागलों की तरह इसके बैक के ऊपर कट बनाई जा रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में सारी बातें इतनी ज्यादा जल्दी फैल जाएगी। फिर तभी लड़का थोड़ी हिम्मत करते बोलता है, आखिर तुम क्या चीज हो, क्या तुम इंसान हो या फिर तुम एक मॉन्स्टर हो?
तभी स्वॉर्ड डीमन बोलती इन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि मुझे तुम सभी लोगों की जरूरत है। इतना बोलते स्वॉर्ड डीमन और भी ज्यादा अटैक इस लड़के के ऊपर करने लग जाती है, पर तभी अचानक से इसको पीछे की तरफ से कोई चीज फील होने लगती है। हम यहाँ पर दो स्वॉर्ड को देख सकते हैं जो कि सीधा इसके बिल्कुल साइड में सारी होती है, जिसको कि बचने के लिए ये अपने हाथ को अपने साइड में कर लेती है और वो दोनों स्वॉर्ड आकर वहाँ पर उसके कपड़े में लग जाती है। तभी इस स्वॉर्ड डीमन को किसी की आवाज आने लगती है जो कि इससे बोल रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ ही लिया है। जब वो साइड में देख रही होती तब हमें वहाँ पर हमारा जुनसोंग दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर आती अपनी फ्रेगार्ड्स को निकालते हुए इस स्वॉर्ड डीमन के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। जुनसोंग को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर स्वॉर्ड डीमन बोलती कि नहीं, ये कोई नॉर्मल हंटर नहीं हो सकता। वो लड़की सारी चीजें इसलिए बोल रही थी क्योंकि जुनसोंग ने अपनी स्वॉर्ड से मारते हुए एक ही बार में इस स्वॉर्ड डीमन को पीछे की तरफ उछाल दिया था। फिर तभी वहाँ पर नीचे की तरफ जो लड़का पड़ा होता है वो भी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इस स्वॉर्ड डीमन को पीछे की तरफ उछाल दिया है। फिर तभी हम देखते हैं स्वॉर्ड डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। या तुम ही वो इंसान हो जिसने की बिशॉप को हरा दिया है और वैसे तुम्हारा जो ये वेपन है सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जुनसोंग वहाँ पर अपनी स्किल का यूज करते हुए उससे बोल रहा था चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा वेपन पसंद आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें एक बनाकर दे सकता हूँ। इतना बोलते हुए जुनसोंग ने वहाँ पर स्वॉर्ड डीमन के बिल्कुल साइड में वहाँ पर एक ग्रेनेड को बना दिया होता है। इसको देखते ही डीमन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर तभी जुनसोंग वहाँ पर अपने वेपन को मतलब कि उस ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है और तभी हम देख लेते हैं यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड डीमन होती है इसकी बॉडी भी फिर से रीजनरेट हो सकती है। यहाँ पर रीजनरेट होते हुए जुनसोंग से बोले थे कि यहाँ पर तुम्हारे पास एबिलिटी जिससे कि तुम वेपन को बना सकते हो। सच में ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है, पर फिर भी तुम इस चीज से मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तुम तो वो हो ही नहीं सकते जिसने की बिशॉप को हराया था, तुम्हारी पावर तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतना बोलते वहाँ पर अपने मोस्टर को भी बाहर निकाल चुकी होती जो कि यहाँ पर किसी के भी वेपन को खा सकता है। तभी जुनसोंग उसको बोलता क्या तुम्हें पता है मेरी ये चीज ये कोई वेपन नहीं, पर फिर भी मैं इससे तुम्हारी हालत खराब कर सकता हूँ। इतना बोलते जुनसोंग अचानक से इस स्वॉर्ड डीमन के पीछे की तरफ आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद जुनसोंग एक खतरनाक सा पंच इस लड़की के बिल्कुल सिर के पीछे की तरफ मारता है, जिससे कि स्वॉर्ड डीमन वहाँ से उड़ती बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगती है। अभी हम देख रहे होते हैं जुनसोंग ने अपने हाथ के ऊपर किसी चीज को पहना होता है क्योंकि जुनसोंग ने वहाँ पर अपनी स्किल से क्रिएट किया होता है और इसके अंदर हमारे जुनसोंग ने यहाँ पर अपनी नई स्किल को भी यूज किया होता है। मतलब की जुनसोंग ने 10 डिमोनिक एनर्जी को लगाकर अपना जो भी फ्रेगार्ड्स की स्किल थी उसको यहाँ पर अपने इन ग्लव्स के अंदर डाल दिया होता है, जिससे कि वो अब यहाँ पर इस लड़की को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटने वाला है। हम देखते हैं लियोन ने जो ग्लव्स बनाए होते हैं वो रैंक टी के ग्लव्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक वेपन की तरह काम करते हैं। फिर हमें वहाँ पर किसी का ब्लड गिरता हुआ दिखाया जा रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो वेपन ईटर होती है। ये यहाँ पर हमारे लियोन को देखते बोलती है आखिर ये क्या बकवास है, ये एक वेपन बना सकता है तो फिर इसको तो एक सपोर्टर होना चाहिए था, तो फिर आखिर इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तभी हमारा जुनसोंग बोलता है मैंने जब सुना था कि तुम मॉन्स्टर की एबिलिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकती हो तब मुझे इस बारे में चिंता होने लगी थी, पर अब जब मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही वीक हो। हम देखते हैं हमारा जुनसोंग इतना बोलते हुए इस वेपन ईटर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इतना बोलते हुए लियोन एक तगड़ा सा पंच इसके ऊपर मारने वाला होता है। तभी ये वेपन ईटर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और मन में सोच रही होती है ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे नहीं पता आखिर इसको क्या हो गया है, पर सच में ये लड़का मेरे लिए खतरा है। अगर इससे लड़ते हुए मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो फिर मैं यहाँ पर मारे जाने वाली हूँ। हम देखते हैं उसने अपने पीछे उसी मॉन्स्टर को बुला लिया होता है जिससे कि वो किसी भी वेपन को खा सकती है। उसका वो हमारे जुनसोंग के ऊपर भेज देती है। जुनसोंग उससे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और तभी ये वेपन हीटर अपनी स्वॉर्ड से हमारे जुनसोंग के ऊपर अटैक कर देती है। जुनसोंग नीचे की तरफ झुकता हुआ उससे भी बड़ी आसानी से बच जाता है और इसी तरीके से लगातार उससे बचते हुए जुनसोंग इस वेपन हीटर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसके पेट के पास में आने के बाद जुनसोंग फिर वहाँ पर एक तगड़ा सा पंच रेडी करते हुए सीधा उस पंच को इस मॉन्स्टर के पेट में मार देता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस वेपन ईटर की भी चीख निकल जाती है। पंच के फोर्स की वजह से ये उड़ती सीधा दीवार में जाकर लगती है। तभी हमारा जुनसोंग बोलता है मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ये जो स्वॉर्ड डीमन थी मतलब कि ये जो वेपन ईटर थी, अगर मैं उसको ऐसे पंच मारता तो फिर उसको कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस लाइफ के अंदर इसने अभी तक ज्यादा लोगों की एबिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, जिस वजह से ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाई है। जुनसोंग के इतना बोलते हम आगे की तरफ उस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। उसके पास में जो डीमन स्वॉर्ड मतलब की वेपन ईटर होती है वो बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है आखिर बिशॉप तुम्हारे हाथों से कैसे मारा गया। तुम एक कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने अपने अंदर काफी सारे राज छुपा रखे हैं। अभी स्वॉर्ड डीमन यहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और इसने जो मॉन्स्टर निकाला होता है उसके पास भी काफी सारे वेपन हमें दिख रहे होते हैं और ये बोलते कि आज मैं तुम्हारे सारे वेपन को खाने वाली हूँ। इतना बोलते हुए इसने यहाँ पर अपनी ब्लैक आर्मरी स्किल को यूज किया होता है। हमारा जुनसोंग बोलता है इस वैम्पायर ने स्वॉर्ड डीमन को अपना फेमिलियर बना लिया है, मतलब
मतलब कि अपना सर्वेंट बना लिया है, जो कि इसको अब अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो ये स्वॉर्ड डीमन है वो इस वेम्पायर के पीछे जो अजीब सा क्रिएचर दिख रहा है उसी को हमारा जुनसोंग स्वॉर्ड डीमन बोल रहा है। हम देखते हैं उस वेम्पायर ने काफी अलग अलग वेपन को हमारे जुनसोंग की तरफ भेज दिया होता है, जो कि काफी तेज से जुनसोंग की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हमारे जुनसोंग वेम्पायर की एक स्किल जो कि ब्लैक आर्मरी होती है, जो कि अभी अभी इस वेम्पायर ने यूज करी होती है, उसको कॉपी कर लिया होता है और इसको अपनी ग्रेड वाली स्किल के साथ मर्ज कर दिया होता है, जिसकी मदद से अब हमारे जुनसोंग इन सभी वेपन को यहाँ पर रोक लेता है। मतलब कि वो अब यहाँ पे इन सभी वेपन को भी कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं वो सारे वेपन जुनसोंग के काफी करीब पहुंचने के बाद वहाँ पर रुक चुके होते हैं। इसको देखते हुए ये वेम्पायर बहुत ही ज्यादा चौंक चुकी होती है और बोलती है, आखिर तुमने मेरे वेपन के साथ में क्या कर दिया है। तभी हमारा जुनसोंग उन सभी वेपन को पीछे की तरफ कर देता है और फिर उन सभी वेपन को देखने के बाद एक एक के बारे में बताने लग जाता है। ये जो एक्स है ये माउंट किंग सिन यूचल की एक्स है और वो जो स्वॉर्ड है वो सिन जीसो की एनहेंसमेंट स्वॉर्ड है। मैं यहाँ पर सभी वेपन्स को तो नहीं पहचानता, पर फिर भी मैं कुछ वेपन्स को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इनके मालिक को पहचानता था। ये वेपन्स उन सभी लोगों के हैं जिन्होंने एक समय पे इस दुनिया को बचाने की कोशिश करी थी। उनके पास में कोई भी हीरो ब्लेसिंग नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लियोन मन में सोचता है, पिछली लाइफ की तरह इस तरह भी उन सभी लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। वो यहाँ पर दुनिया को तो नहीं बचा पाए, पर फिर भी वो सभी लोगों के आगे खड़े हुए थे और सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं जुनसोंग ये सब सोचते बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और फिर वो इस वेम्पायर को खतरनाक से लुक में बोल रहा होता है, तुम उन सभी के वेपन्स को आखिर खुद का वेपन कैसे बोल सकती हो। हम देखते हैं वो वेम्पायर बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रही होती है। वो बस वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। फिर तभी हमारा जुनसोंग एक खतरनाक सा पंच इस वेम्पायर के फेस पे मार देता है। लड़का लड़की गए भाड़ में, जो गलत करेगा उसको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जुनसोंग ने ये पंच इतना खतरनाक मारा होता है, ये जो वेम्पायर होती है इसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाता है और ये उड़ती पीछे की तरफ जाने लग जाती है। फिर वेम्पायर के पीछे गिरने से पहले ही हमारा जुनसोंग यहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसने यहाँ पर एक चेन को बनाया होता है, जो कि सीधा उस वेम्पायर की पतली कमर में जाकर लगती है। फिर लियोन उस चेन को बनाने के बाद उसको तेजी से खींचने लग जाता है और उसको अपने पास में बुला लेता है। अपने पास में बुलाने के बाद एक और तगड़ा सा पंच उसकी पीठ पे मार देता है। अभी वेम्पायर सीधा मुंह के बल जमीन पे जाके गिरती है, जिससे इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और ये जोर जोर से वहाँ पर खांसते हुए खून निकालने लग जाती है। पर हमारे जुनसोंग की इसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। वो लगातार इसके ऊपर अटैक करता जा रहा है और मन में सोच रहा होता है कि वो सभी लोग जिसको कि इसने मार दिया है वो किसी न किसी दिन यहाँ पर हीरो बन सकते थे। अगर तुमने उनको नहीं मारा होता तो फिर उनकी अहमियत बहुत ही ज्यादा होता। बोलते जुनसोंग लगातार इसको पीट रहा होता है और वो पर्सन जिसको कि हमारे जुनसोंग ने बचा होता है वो दूर से खड़ा हुआ यहाँ पर हमारे जुनसोंग को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कैसे जुनसोंग बड़ी बेरहमी से यहाँ पर एक खतरनाक सी वेम्पायर को पीट रहा है और वो वेम्पायर हमारे जुनसोंग के आगे कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर तभी हम देखते हैं ये लड़का जो कि यहाँ पर बैठा होता है, इसके पीछे कोई एक लड़की आ जाती है जो कि बोलती है, तुम अब अपने हाथ को हटा सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग को देख सकती हूँ। तभी लड़का पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, क्या आप उसके साथ में हो? आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। लड़का इतना बोलते पीछे की तरफ मुड़ता है, पर वो पीछे मुड़ते अचानक से चौंक जाता है। यहाँ पर इस लड़की को देखकर बहुत ही जोर से चीख मारता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर एक वेम्पायर खड़ी होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी एलिजाबेथ होती है। वो पर्सन बोलता है, क्या तुम कोई वेम्पायर हो? एलिजाबेथ बोलती है, तो फिर आखिर इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? ये लड़का यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एलिजाबेथ के आगे कर लेता है। ये लड़का बोलता है कि तुम उस हंटर के साथ में नहीं हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़का इतना बोलता है कि तभी अचानक से इसका वेपन पीछे की तरफ हो जाता है, मतलब जैसे कि वो किसी चीज की तरफ खींचा जा रहा है। अभी हम देखते हैं पीछे की तरफ हमारा जुनसोंग खड़ा होता है। इस लड़के का वेपन सीधा जुनसोंग की तरफ ही हो चुका होता है। तभी हमें यहाँ पर जुनसोंग के हाथ के ऊपर उस मॉन्स्टर के हाथ को दिखाया जा रहा होता है। इसका हाथ काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। वो वेम्पायर लड़की हमारे जुनसोंग को बोलती है, मैं तुम्हारी पावर को मान चुकी हूँ, तुम बिना किसी तैयारी के छोटे से वेपन के साथ में यहाँ पर आ चुके हो और फिर भी तुमसे फाइट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, पर मैं तुम्हें ऐसा बोलना चाहती हूँ, अब तुम्हारे ये नकल्स मेरे सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। हम देखते हैं इस वेम्पायर का शरीर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और इसके साथ साथ उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर तभी हम उस लड़की के हाथ की तरफ देख रहे होते हैं, जिसके हाथ से उसका वेपन छूट जाता है। वेपन उड़ता हुआ सीधा स्वॉर्ड डीमन के मुंह में जा रहा होता है कि उसने वहाँ पर अपनी स्किल डाइजेस्ट का यूज किया होता है, जिसकी मदद से वो आसपास के सभी वेपन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वो वेम्पायर हमारे जुनसोंग को बोलने लगती है, तुमने मुझसे मेरे जो वेपन ले लिए वो भी मैं तुमसे अब वापस लेने वाली हूँ। हम देखते हैं हमारा जुनसोंग वहाँ पर सीरियस खड़ा होता है और फिर वो एक अच्छी सी स्माइल करता है, उसको बोलता है, हाँ तुम
बिल्कुल ले सकती हो, तुम जितना चाहती हो मैं उतने वेपन तुम्हें खिला सकता हूँ। इतना बोलते हुए हमारे जुनसंग ने वहाँ पर काफी सारे वेपन को क्रिएट कर लिया होता है, जो कि सारे के सारे इस वेम्पायर के ऊपर की तरफ बने होते हैं। तभी इतने सारे वेपन को देखकर ये वेम्पायर भी चौंक जाती है। और तभी इस वेम्पायर का जो वो मोस्टर होता है, इसका नाम स्वॉर्ड डीमन होता है, यहाँ पर इन सभी वेपन्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वेम्पायर चिल्लाते बोलते कि तुम पागल कुत्ते, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। हमें पता चलता है इस मोस्टर की जो ये डाइजेस्ट एबिलिटी है की मदद से जितने वेपन्स को एब्जॉर्ब करेगा उतनी इसकी पावर बढ़ती जाएगी। अभी हम देखते हैं इसकी पावर लगभग 175% पर पहुंच चुकी होती है। पर का ध्यान यहाँ से भटक चुका होता है। इसका फायदा उठाते हुए हमारे लियोन ने अपनी फ्रेगाज को बुलाते हुए इस वेम्पायर के पैर के ऊपर एक तगड़ा सा अटैक कर दिया होता है, जिससे कि उसका पैर कट चुका होता है। फिर तभी हमारा जुनसंग अपनी लाइटनिंग एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हारे पेट को फाड़ दूं। हम देखते हैं जुनसंग अपने सभी वेपन्स के अंदर लाइटनिंग को डालने लग जाता है, जो कि सारे के सारे वेपन यहाँ पर इस वेम्पायर के अंदर जा चुके होते हैं। इस वजह से इस वेम्पायर को तगड़ा सा करंट भी लग रहा होता है। अब धीरे धीरे करके हमारे जुनसंग ने अपनी लाइटनिंग की पावर को बढ़ा दिया होता है। हम देख सकते हैं ये जो लाइटनिंग की पावर थी ये आसमान से गिर रही थी और ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। थोड़ी देर तक इसी तरीके से इतनी सारी बिजली को खा लेने के बाद में हमें इस वेम्पायर को दिखाया जा रहा होता है, जिसने अपनी पूरी पावर को खो दिया होता है और अभी एक नॉर्मल वेम्पायर बन चुकी होती है। ये अपना सर उठाते हुए जुनसंग को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया, इससे क्या सब कुछ बदल जाएगा? मेरे जो साथी लोग हैं वो तुम्हें मार देंगे। वेम्पायर इतना बोलती है कि तभी हम देखते हैं हमारे जुनसंग ने अपनी फ्रेगार्स का यूज करते हुए इस वेम्पायर की गर्दन को काट दिया होता है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस खड़ा होता है। उसके मन में बस यहाँ पर इसको मारने के बारे में चल रहा होता है। जुनसंग उस वेम्पायर को मारने के बाद उसको बोलता है, तुम्हारे साथी लोग जितना भी कोशिश कर ले वो कर सकते हैं, पर वो कभी भी मुझे नहीं हराने वाले। जुनसंग के इतना बोलते हम देखते हैं वो लड़का जिसको कि जुनसंग ने बचाया होता है, वो जुनसंग के पास में आकर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। फिर ये लड़का बोलता है कि शायद मैंने आपको पहले कहीं पर देखा, क्या आप हीरो प्लेयर हो? मतलब कि क्या आप एक हीरो बन चुके हो? ये लड़का बताता है कि जब यहाँ पर ये सारी तबाही शुरू हो रही थी उस वक्त सभी को नोटिफिकेशन आई थी, इसके अंदर हमें एक वीडियो दिखाई गई थी, मैं बोला जा रहा था कि आप एक हीरो बन चुके हो, उसी वक्त मैंने आपको देखा था। हम देखते हैं हमारे जुनसंग बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ये सुनते वो लड़का बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जुनसंग बोलते कि तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद होगा कि उस वीडियो के अंदर कोई और भी था। ये सुनने के बाद ये लड़का भी बोलते हैं, अरे हाँ, उस वीडियो में मैंने किसी और को भी देखा था, वो तो शायद ओवरकिल गिल्ड के मास्टर तेयोन थे। जुनसंग बोलते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और मैं तो बस उनके साथ में काम करने वाला एक कोई नॉर्मल सा पर्सन हूँ। तभी लड़का खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर ऐसी बात है, ओवरकिल गिल्ड के जो गिल्ड मास्टर है, मतलब कि जो तेयोन है, वो अब एक हीरो प्लेयर बन चुके हैं। मैंने तो आपको एक हीरो प्लेयर समझ लिया था, शायद मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी गलती होगी। तभी जुनसंग बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम्हें सब समझ में आ गया, तो फिर मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम ओवरकिल गिल्ड के अंदर चले जाओ, कि वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ रह सकते हो। अगर तुम्हारे साथ में और भी कोई साथी है तो तुम उनको भी लेकर वहाँ पर चले जाना। जुनसंग की सारी बातों को सुनने के बाद वो लड़का भी बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लड़का हमारे जुनसंग के पास में आता है और वो जुनसंग को धीरे से बोलता है, पर जरा एक बार मेरी बात सुनो। जुनसंग बोलता है, हाँ क्या बात है? लड़का बोलता है, वो जो पीछे एक लड़की खड़ी है वो तुम्हारी कोई साथी है। देखते हैं वो हमारी एलिजाबेथ की बात कर रहा होता है। एलिजाबेथ चिल्लाते बोल रही थी कि आखिर तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे कंधे से जो खून निकल रहा था उसको मैंने रोका था और फिर भी तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। जुनसंग बोलता है कि हाँ ये मेरी साथी है, तुम्हें इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। जुनसंग बोलता है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरी सबसे ज्यादा खास लोगों में से कोई एक है और मैं इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। जुनसंग की सारी बातें सुनने के बाद एलिजाबेथ की गाल लाल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा था ये लड़का यहाँ पर अपने साथी को लेकर जाने लग जाता है। तभी एलिजाबेथ जुनसंग से बोलती है, मास्टर क्या ये सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? जुनसंग बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? एलिजाबेथ बोलती है कि इस समय अगर आप बता देते कि आप एक हीरो प्लेयर हो तो फिर ये शायद अच्छा रहता। जुनसंग बोलता है, अच्छा तो तुम इस बारे में बात कर रही हो, वो बात यह है कि इस समय पे हीरो का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर एक हीरो के रोल में जो तेयोन है बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी, उसका कैरेक्टर, उसका सब कुछ वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। उसके ऊपर सभी लोग आसानी से भरोसा कर लेंगे। इसी वजह से मैं इस वक्त यहाँ पर तेयोन का साथी बनकर ही रहना चाहता हूँ। जब तेयोन के बारे में सारी बातें फैल जाएगी वो एक हीरो बन चुका है, तब वो सभी लोग जिसने की वीडियो देखकर मुझे हीरो समझ लिया था, सभी लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वो भी तेयोन को हीरो समझने लगेंगे। एलिजाबेथ बोलती है, अच्छा ऐसी बात है। जुनसंग को एक नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है कि तुमने अपने क्वेस्ट को पूरा कर दिया है, इसमें कि ड्वार्फ की स्लीपिंग जेब को एक्टिवेट करना था। अब यहाँ पर ड्वार्फ की जो सीक्रेट जेम है इसके अंदर जो भी सीक्रेट है उसको रिवील किया जा रहा है। नोटिफिकेशन को देखते ही जुनसंग अपनी जेब की तरफ देखता है, उसके अंदर जो वो जेम रखा था उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। फिर वो अचानक से वहां से निकलता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी हमारे जुनसंग को नोटिफिकेशन आता है
तुमने एक नई अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कर लिया है। उस नोटिफिकेशन के इतना बोलते हमें हमारे जुनसंग और एलिजाबेथ के सामने एक बड़ी सी खोपड़ी को दिखाया जा रहा होता है और अब हमें उस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया जा रहा है, इसमें कि एक घोस्ट किंग जिसको सील किया गया था उसको जुनसंग ने डिस्कवर कर लिया है। हम देखते हैं हमारे जुनसंग उसको पहचान जाता है और बोलता है कि सभी घोस्ट के भगवान, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। जुनसंग के इतना बोलते हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।